इंडिया इंटरनेट कैसे यूज कर रहा है? 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। मोस्टली तो व्हाट्सएप देख रहे हैं या वो वीडियो देख रहे हैं। दिस इज द गेम ऑफ कैपिटल। जियो एयरटेल ऐसे बड़े लोगों के सामने आप कैसे सरवाइव और थ्राइव कर पा रहे हो? बीएसएनएल का जो डाउनफॉल है उसमें क्या मेजर रोल है? गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस है, 10 चीजें और भी है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। आप बिजनेस में आपको मर मिटने का जज्बा होता है। सरकारी एम्प्लॉय को क्यों होगा मर मिटने का जज्बा? सर वीपीएन का क्या सीरीज यूज करना सेफ होता है या क्यों यूज किया जाता है वीपीएन? बेसिकली अगर आपकी कोई साइट ब्लॉक है तो वीपीएन के थ्रू लोग वो साइट को एक्सेस करते हैं। जियो के आने के पहले 250 रुपए में 1 जीबी मिलता था। जियो एंटर हुआ, रोज का 2 जीबी मिलने लग गया। क्या ऐसा इंटरनेट में पॉसिबिलिटी है कि अभी इंटरनेट के जो भी ब्रॉडबैंड में अपन दे रहे हैं इसमें कुछ ऐसा इनोवेशन और ड्रास्टिकली चीजें डाउन हो जाए? आपका जो अर्ली एज है वो कश्मीर से हुआ, तो 90s का कश्मीर कैसा था? तो इट वाज अ वेरी नॉस्टैल्जिक, हैप्पी, यू नो, आइडियलिक काइंड ऑफ चाइल्डहुड, और जो एकदम से खत्म हो गया 1990 में। फायरिंग हो रही है, यहाँ से वहां से गोलियां चल रही है, वहां से गोलियां चल रही है, तो वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ी कि हमें अल्टीमेटली वहां से निकलना पड़ा। कश्मीर फाइल में दिखाई वैसी थी, उससे भी वर्स थी। वो सब भी हुआ और भी कुछ हुआ। बिजनेस आप स्टार्ट करने से पहले आपने जॉब्स भी की थी। एमबीए के बाद पहला जॉब जो मैंने किया वो हैथवे केबल एंड डाटाकॉम में किया। यू क्रॉस डेथवे। वो क्रॉस डेथवे। हमारा जो टर्नओवर है लगभग 700 करोड़ है आज की डेट में। लगभग 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉई है, लगभग 6 से 7000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है। आप कैसे कन्विंस करते हो कस्टमर को आपका ब्रॉडबैंड लेने के लिए? नई सिटी में एंटर करने का डिसीजन कैसे लेते हैं? एलन मस्क स्टारलिंक लेके आ रहे हैं, तो वो पहली बात है क्या? नंबर 1। सेकंड, इट्स गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया? 2G, 3G, 4G, 5G में फर्क क्या है? ये जी लगाने से हो क्या जाता है? ये सारे जी जो हैं ये हैं। यहाँ पे आप कहीं भी खोलिए 5G नहीं होगा। ये इससे कुछ आपकी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक कश्मीरी पंडित जिसको 1990 की उस दर्दनाक घटना के बाद जम्मू शिफ्ट होना पड़ा, बड़ी मजबूरी में दिन काटे, 2001 में अपनी नौकरी की शुरुआत की मात्र 7,500 रुपए से हैथवे कंपनी में। और ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा यार मैं खुद का काम चालू करूंगा, और आज की रेट में उन्होंने ब्रॉडबैंड की कंपनी बना डाली है जो कि उस हैथवे से भी बड़ी है जहां कभी नौकरी किया करते थे। और इन्होंने कुछ समय रिलायंस में भी काम किया और आज इनका कंपटीशन रिलायंस खुद है। इन्होंने मात्र 12 करोड़ रुपए की फंडिंग से उस समय धंधा चालू किया था और आज 500 करोड़ का टर्नओवर और 2000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी बना दी है। कंपनी का नाम है एक्सिटेल और बंदे का नाम है मिस्टर विवेक रैना। एक्सिटेल दिल्ली एरिया में दूसरी सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड देने वाली कंपनी है। अब आप सोच रहे हो कि सर ब्रॉडबैंड के बिजनेस में तो यार जियो एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उस मार्केट में कौन घुस सकता है? ये घुसे, दिल्ली में नंबर 2 पे आए, और आज भी जो छोटा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे बड़े प्लेयर जाने से कतराते हैं वहां पे इनकी मोनोपोली है। अब तक 22 से ज्यादा शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और धीरे धीरे उस नेटवर्क को फैलाते हुए आने वाले 5 साल में इसको 100 शहरों में फैलाने जा रहे हैं। कैसे एक छोटी सी कंपनी जो एक व्यक्ति ने चालू की है जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, कैसे जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर से पंगा ले रही है, कैसे ये सस्ता इंटरनेट और हाई स्पीड में इंटरनेट बाकी सबकी तुलना में भी दे पा रही है, ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कैसे एक तार लिया जाता है और कैसे आपके घर तक पहुंचाया जाता है, इसकी पूरी सप्लाई चेन में कौन कौन लोग होते हैं और वो सब कैसे पैसा कमाते हैं। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार एक दिन मैं भी अपना कुछ व्यापार करूंगा, ये पॉडकास्ट आपके लिए आपको इंस्पायर करेगा। अगर आप एक ऑलरेडी बिजनेसमैन है और छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बड़े कंपटीशन से कैसे लड़ूं, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए आपको इंस्पायर करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है जो इंस्पिरेशनल स्टोरी ढूंढते रहते हैं कि कैसे बंदा जीरो से हीरो बनता है बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, बिना किसी पैसे वाले माता पिता के, तो ये स्टोरी आपके लिए है। अगर आप ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। बिना समय वेस्ट किए चलते हैं इस पॉडकास्ट की तरफ, जहां अपन जानेंगे ये जिस इंटरनेट से आप मुझे सुन रहे हो और आपका दोस्त को व्हाट्सएप कर रहे हो, ये कैसे चलता है। वेलकम विवेक जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। सर सबसे पहले आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पॉडकास्ट, लेकिन एक 30 सेकेंड एलिवेटर पिच अबाउट योर एक्सिटेल नेटवर्क, जो कि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो एक बार ऑडियंस के लिए जस्ट 30 सेकेंड, व्हाट इज एक्सिटेल, क्या करता है, क्या है? ब्रॉडबैंड, वायरलाइन ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में हम काम करते हैं। एक्साइटेल वायरलाइन ब्रॉडबैंड क्षेत्र की कंपनी है। वायरलाइन ब्रॉडबैंड का मतलब जो घर के आपके वाईफाई चलता है, ठीक है, वो वाईफाई चलाने के लिए घर तक एक फाइबर ऑप्टिक केबल लानी पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बैंडविड्थ हर घर तक दी जा सकती है। ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ किस काम आती है? ये आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए काम आती है। ये आपका वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, बिजनेस फ्रॉम होम, जो भी सीरियस एप्लीकेशंस हैं, ये सिर्फ आप वाईफाई या फाइबर टू होम से ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड से नहीं कर सकते हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्साइटेल इस क्षेत्र में काम करती है और एक्साइटेल का लगभग
10 लाख यानी कि 1 मिलियन कनेक्शन इस फील्ड में है। लगभग 22 शहरों में हम प्रेजेंट हैं, दिल्ली, बॉम्बे और ऐसे बहुत सारे शहरों में। और हमारा जो टर्नओवर है लगभग 700 करोड़ है आज की डेट में। लगभग 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, लगभग 6 से 7 हजार इंडायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, और लगभग 20,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल जो हम डायरेक्टली मैनेज करते हैं बहुत सारे शहरों में। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब इतने बड़े स्केल पे काम करना। सर अभी आज जो हमारी ऑडियंस है उसको हम इस सेक्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और काइंड ऑफ मास्टर क्लास देने वाले हैं। तो उससे पहले अपन बिजनेस में एंटर करें, आपके बिजनेस चीज पे आपके जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी से आप कश्मीर में रहते थे सर, कश्मीर से आप स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो अर्ली एज है वो कश्मीर से हुआ, तो वो कैसा 90s का कश्मीर कैसा था? तो मैं 80s का कश्मीर बोल सकता हूँ। 90s में हम 90 में निकल गए थे वहां से। ठीक है। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वहां से, उसी में हम भी निकले वहां से। तो मेरा बचपन का कश्मीर तो जो जिसको जन्नत बोलते हैं वैसा था। अब मैं अगर कंपेयर करूं, उस टाइम तो नॉर्मल लगता था कि यही घर होता है। मतलब हम सबके बहुत बड़े घर मकान होते थे और सामने लॉन, पीछे किचन गार्डन, फिर एक सेंस ऑफ स्पेस। अभी मैं अगर सोचता हूं कि मेरा घर कैसा था और मेरी जगह कैसी थी, शहर कैसा था, सेंस ऑफ स्पेस थी, जो स्पेस अब नहीं मिलती। आप घर के बाहर गए तो ग्राउंड्स में गए, गार्डन्स में गए, स्विमिंग करने रिवर में गए, लेक में गए, हाइकिंग करने नियर बाय शंकराचार्य की पहाड़ी पे चले गए। देयर वाज सो मच स्पेस टू डू, एंड देन सेंस ऑफ सेफ्टी कि गए, साइकिल निकल के चलते गए, फिर शाम को किसी ने 2 थप्पड़ लगाया, घर क्यों नहीं है, बताया जाओ। तो सो दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी, दैट सेंस ऑफ स्पेस, दैट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये था जिस कश्मीर में मैं रहता था। कोई डिस्टिंक्शन नहीं था वहां पे। मतलब हम काफी इंटरमिक्स्ड टाइप रहते थे, एंड ऐसी ग्राइंडिंग पॉवर्टी भी नहीं थी जैसी हमने फिर बाहर देखी। तो मतलब दे नॉट रिच पीपल बट मिडिल क्लास, सब एवरीबॉडी वाज डूइंग वेल इन दैट सेंस ना। ठीक है, गाड़ियां बहुत कम थी, मोटरसाइकिल सबके पास, स्कूटर आते थे, मेरे फादर का भी स्कूटर ही था, बट we were all doing okay and it was a very nostalgic, happy, idyllic kind of a childhood. और जो एकदम से खत्म हो गया 1990 में, जब एकदम से वायलेंस शुरू वहां हुई, और उस वायलेंस के करके हमें वहां से निकलना पड़ा। और हम, क्या एज थी सर आपकी जब आप शिफ्ट हुए थे? मेरी एज थी 12-13। सी ये 12-13 ना बहुत एक इंप्रेशनेबल एज होती है। यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आप बेसिकली बता नहीं सकते, मतलब लॉजिकली नहीं बयान कर सकते, बट आप रिकॉर्ड सब कर रहे हो, आपको सब पता है क्या हो रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो अब मैं अपनी उन रिकॉर्डिंग्स को प्ले करके चलाता हूँ, ट्राई टू मेक ए पिक्चर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाई वाज इट हैपनिंग एंड सो फोर्थ। बट उस टाइम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था, तो और एक्साइटमेंट था, कुछ हो रहा है जी, यहाँ पे तो फायरिंग हो रही है, यहाँ से वहां से गोलियां चल रही है, वहां से गोलियां चल रही है, तो फिल्मों में देखते हैं suddenly. So for a child this is exciting, but for my parents it was traumatic. Therefore the violence इतनी ज्यादा बढ़ी कि हमें अल्टीमेटली वहां से निकलना पड़ा, और अल्टीमेटली हम वहां से जम्मू आ गए ना। जम्मू और कश्मीर ऐसा लगता है एक स्टेट है और सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट, मतलब जम्मू मान ले जयपुर का पार्ट है, मतलब वैसी गर्मी और एग्जैक्टली वैसा ही है। इट्स एक्सटेंशन ऑफ पंजाब। एंड सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ हमने 40 डिग्री देखा क्या होता है, 40 से ऊपर क्या होता है। ये कभी सोचा ही नहीं था कि 40 में, मतलब गर्मी तो अच्छी बात होती थी हमारे लिए, मतलब वहां तो ठंड होती है ना, तो मतलब समर इज अ टाइम व्हेन यू गो आउट, यू हैव फन, यू प्ले। वहां सडनली बोला समर में तो बाहर ही जाना ही नहीं होता है, वहां पे सनस्ट्रोक होता है, और काफी लोग मर गए सनस्ट्रोक से, कश्मीरी पंडित जो जम्मू गए थे, क्योंकि उनको होता है बस 10-12 बज गए, अब हम बाहर जाएंगे काम करने, तो बाहर जाए तो सनस्ट्रोक, बिकॉज नोबडी वाज यूज्ड टू सच हीट। बॉडी पता ही नहीं था मतलब होता क्या है। समर तो अच्छा जगह होती थी, अच्छा टाइम होता था हमारे लिए। एंड सो या ऑब्वियसली आप पूरी तरह से पलायन करके विस्थापित हो, एंड वी वर लिविंग इन वन रूम फॉर मेनी years because my father was a government servant, so there was this salary coming, but all you had in Kashmir जो भी था आपके साथ, वो वहीं पे छोड़ दिया आपने, और आप नए से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हो नई जगह में। तो लगभग मुझे याद है लगभग 8 से 9 साल में एक कमरे में रहे। मतलब पहले तो उसी कमरे में कोने में किचन था, फिर कमरा और किचन किराए पे ले लिया, मतलब तो किचन अलग हो गया, फिर मेरे लिए एक छोटा सा कमरा पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलग हो गया था। तो दिस वाज 10 ईयर की जर्नी नए से जब हम बिल्ड किए, और फिर अराउंड 2000 आई केम टू दिल्ली टू डू माय एमबीए, एंड देन वी नेवर लुक बैक। तो सर जो कंडीशंस, मतलब जो अभी कश्मीर फाइल में दिखाई वैसी थी, उससे भी वर्स थी, या
कैसा था? देखो राहुल Comparison करें जी, तो। फिल्मों में ना एक नैरेटिव उनको दिखाना होता है। फिल्म तभी चलेगी, फिल्म तभी बनेगी जब आपको एक स्ट्रेट लाइन की स्टोरी चले, एक स्ट्रेट नैरेटिव दिखाए। वही उसमें दिखाया गया है फिल्म में, या जो भी फिल्में बनती है उसमें एक नैरेटिव चलता है, जबकि असली जिंदगी में एक नैरेटिव नहीं होता, उसमें मल्टीपल नैरेटिव्स एक साथ चलते रहते हैं। तो वो सब भी हुआ और भी कुछ हुआ। So what I'm trying to tell you is that there were friends who were Muslims who were helping us, and there were people who were not helping and were anti. So it was complicated in that sense. Ultimately हमारे मोहल्ले में ही हमारे एक पड़ोसी के पास ट्रक्स थी, उन्हीं की, कश्मीरी मुसलमान थे, उन्हीं की ट्रक में हम फिर जम्मू आए। सो ऐसा भी था। और 2-3 महीने के बाद बहुत सारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स ढूंढने आए कहाँ हैं हम। सो वो भी था। बट एट द सेम टाइम द मिलिटेंट्स और द टेररिस्ट्स हु वर कमिंग वेर आल्सो कश्मीरी मुस्लिम्स, मेनी ऑफ देम। So in that sense, mixed थी in that sense. But see, all that happened was that वायलेंस एट सच ए स्केल वी हैड नेवर एनविसाज्ड। हमने कभी सोचा भी नहीं था ना ऐसी वायलेंस भी हो सकती है। एंड एंड देन पीपल विद गन्स क्रॉस फायरिंग विद सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाब, एंड देन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस देखी, फिर देखा सीआरपी भी कुछ होती है, फिर देखा बीएसएफ भी आ रही है हमारे मोहल्ले में। मतलब ना हम खिड़की से देखते रहते हैं, ये कुछ नई चीज आ रही है आज। फिर आईटीबीपी देखे, मतलब अलग टाइप के लोग वो भी आ रहे हैं। फिर आर्मी देखी, मतलब विद इन 1 month दिस हर तरह की वैरायटी। आई एज अ किड, बिकॉज मैंने कहा ना, मैंने तब तो रिकॉर्ड किया था, अब चला रहा हूँ, इस प्ले को कर रहा हूँ। सो एज अ किड आई वाज लुकिंग फ्रॉम माय विंडो, तो अलग अलग टाइप के लोग आ रहे थे, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे थे हर हफ्ते। ये अपग्रेड होता जा रहा था सिस्टम, एंड अल्टीमेटली वी सॉ आर्मी सो टेकिंग ओवर एंड कंट्रोलिंग. So it was such a bad situation in that sense. So complete anarchy, I would say, to a great extent. कि मतलब local government तो crumble हो गई थी पूरी, and there was no governance, and ultimately it was security forces who had to come over and take over and control. So yeah, it was scary in that sense. वो एक डरावना सा ये माहौल था जिसमें हमको फिर निकलना पड़ा. तो सिर्फ कश्मीर से आ जाते हैं दिल्ली की तरफ. बिजनेस आप स्टार्ट करने से पहले आपने जॉब्स भी की थी जी. तो उसके, क्योंकि मैं उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एक्सपीरियंस से मैं जो लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हैं उनको कुछ लर्निंग देना चाहता हूं. तो पहले जॉब का एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए, फिर अपन आएंगे बिजनेस की तरफ. जी. सो एमबीए के बाद पहला जॉब जो मैंने किया वो हैथवे केबल एंड डाटाकॉम में किया. ठीक है. अब ये हैथवे केबल एंड डाटाकॉम फर्स्ट वायरलाइन ब्रॉडबैंड डिप्लॉयमेंट थी कंट्री की. ठीक है. मतलब एक पहली कंपनी थी जो वायरलाइन ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट लेके इंडिया में आई. मैं 2001 की बात कर रहा हूँ. 2001 में तब तक डायल अप चलता था. सर, इसको इजी करने के लिए वायरलाइन ब्रॉडबैंड मतलब जो तार से वाईफाई का कनेक्शन देते हैं. ठीक. इसको और एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, ब्रॉडबैंड हम 2 तरीके से कंज्यूम करते हैं. एक जो हमारे मोबाइल पे चलता है 5G, 4G, 3G. ठीक है. ये नियर बाय टावर से हमारा कनेक्शन पकड़ता है. और स्पेक्ट्रम सबने सुना होगा. स्पेक्ट्रम स्कैम, स्पेक्ट्रम में पैसे लगते हैं, उसमें ये करना पड़ता है, बिड करना पड़ता है. स्पेक्ट्रम मतलब एक इनविजिबल तार जो नियरेस्ट टावर से आपके मोबाइल तक आ रही है. इनविजिबल तार मान लीजिए उसको, वेरी लेमैन लैंग्वेज में. अब ये शेयर्ड तार है. अगर मैं यूज कर रहा हूं अपना मोबाइल और वीडियो देख रहा हूं तो मुझे पूरी बैंडविड्थ मिलेगी क्योंकि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं यूज. फिर आप राहुल जी अपना मोबाइल लेके उसी टावर से लैच करोगे तो हमारी बैंडविड्थ आधी हो जाएगी क्योंकि तार एक ही है. वो इनविजिबल तार जो स्पेक्ट्रम वो एक ही है. फिर हम 10 लोग बैठ के करें तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी. 100 लोग करें उस टावर से लैच तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी. और अल्टीमेटली 1000 लोग करेंगे तो टावर बैठ जाएगा. सो ये नेचर है मोबाइल टेलीफोनी का. इसीलिए आप देखोगे कि हर मोबाइल डेटा पैक में डेटा लिमिट होता है ना. बोला जी 2 GB 3 दिन में, 3 GB दिन में. वो इसलिए कि वो आपको यूज नहीं करना देना चाहते ज्यादा, क्योंकि वरना आप टावर ही गिरा दोगे, मतलब वरना आप चोक कर दोगे बैंडविड्थ पूरी. सो दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस. वन, दैट इट्स ऑलवेज शेयर्ड बिकॉज ये स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है. स्पेक्ट्रम इज अ शेयर्ड रिसोर्स जो सारे यूज कर रहे हैं. दूसरी चीज कि हर जनरेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, अब आप 2G था जब, आप पता नहीं आपको याद है नहीं, आप छोटे रहे होंगे तब, जब 2G था तो बिल्कुल अच्छा चलता था घर के अंदर. फिर 3G आया तो घर के अंदर खराब हो गया.
4G तो बहुत ही खराब था, घर के अंदर चलता ही नहीं था, 5G तो दिखता ही नहीं घर के अंदर। ये फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स है। द हायर द फ्रीक्वेंसी द लोअर द एम्पलीट्यूड, एबिलिटी ऑफ द वेव टू पेनिट्रेट वॉल वो गिर जाती है, घट जाती है जितनी फ्रीक्वेंसी आप हाई कर देते हो। विद एवरी पासिंग जनरेशन 5G के बाद 6G आएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए टावर की। तो इसका मतलब ये कि बाहर के चीजों के लिए तो बहुत अच्छा है ये मोबाइल ब्रॉडबैंड, घर के अंदर की चीजों के लिए आपको कुछ और चाहिए, और वो कुछ और जो है वो वायरलाइन ब्रॉडबैंड है। मोबाइल से बाहर नहीं पड़ेगी अभी कुल मिला के घर के अंदर। जी, आपको वायरलाइन चाहिए। वायरलाइन क्या है? वायरलाइन एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, वो आपके घर तक आती है और आपके घर में एक वाईफाई डिवाइस लग जाता है जो पूरे घर को आपको कनेक्ट करके आपको अपना दे देता है इंटरनेट। और ये डेडिकेटेड तार है आपके लिए घर के अंदर, तो आप मतलब थियोरेटिकली आप 1 गिग 2 गिग जितनी भी बैंडविड्थ चाहिए आप यूज कर सकते हो, वो सिर्फ आपके लिए है, वो कोई और से शेयर नहीं हो रही है। तो इसलिए जो भी सीरियस काम है, मतलब सीरियस काम मतलब सिर्फ सीरियस ही नहीं, मतलब सीरियस बैंडविड्थ इंटेंसिव काम है, जैसे आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है, आपको मूवीज देखनी है टीवी, बड़े टीवी पे, तो आपको उसके लिए वायरलाइन चाहिए ही चाहिए। कोई भी टीवी ऐसा नहीं बना जिसमें सिम ट्रे हो आज तक, कभी देखा है, कभी सुना है? नहीं सुना। टीवी में वाईफाई होता है लेकिन सिम ट्रे नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बना ही नहीं है ये। तो इसलिए उसकी वो हो, चाहे आपका वर्क फ्रॉम होम हो, आपका स्टडी फ्रॉम होम हो, इन सब चीजों के लिए जो सीरियस बैंडविड्थ है और आपको अनलिमिटेड चाहिए, उसके लिए आपको वायरलाइन चाहिए ही चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि उनकी रिसर्च के हिसाब से कि 10% ग्रोथ वायरलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन की एक कंट्री में 1.5% ग्रोथ ऑफ जीडीपी दे देती है। मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है वायरलाइन की ग्रोथ, पेनिट्रेशन ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ में। अब विडंबना यह है कि भारत में वी आर एट द बॉटम ऑफ ऑल ग्लोबल चार्ट्स, सबसे नीचे हैं हम लगभग पर कैपिटा पेनिट्रेशन ऑफ वायरलाइन ब्रॉडबैंड। जो हम सुनते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, 70 लाख करोड़ लोगों को दे दिया है ब्रॉडबैंड, वो मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात होती है, वायरलाइन की बात नहीं होती है। वायरलाइन में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी कारण है। एक कारण तो यही था कि आपको मोबाइल ब्रॉडबैंड नहीं था, तो सब कंपनी ने सोचा पहले तो मोबाइल कर लेते हैं, तो इजी है ना, एक मोहल्ले में टावर लगा दिया, पूरा एरिया लाइट अप हो गया, फिर करते रहो जो करते रहो, मतलब इजी है, फिर तो बेचना है ना आपको सिर्फ। यहाँ तो हर घर तक तार ले जानी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सो इट वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट। एवरी कंपनी सेड ओके लेट्स डू द मोबाइल फर्स्ट, इट्स इजियर टू डू। सेकेंडली, द नेचर ऑफ अर्बन इंडिया। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि कोई भी भारत का आप शहर देख लीजिए, ये शहर 20-25% तो स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड मतलब इसमें बैकलेन है, इसमें यूटिलिटी शाफ्ट है, इसमें तार बांधने या खोदने की जगह है। लेकिन ये ऐसे इलाकों में सिर्फ 25% अर्बन इंडियन रहते हैं, जबकि 75% अर्बन इंडियन अनस्ट्रक्चर्ड जगहों पे रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जगह मतलब जहां पे गलियों में गलियां, उसके अंदर गलियां, खोदने की जगह नहीं, बांधने की जगह नहीं। यहां पे ये हमारी सच्चाई है भारत की, ये हमारी अर्बन, वो जो तारों का गुच्छा दिखता रहता है एग्जैक्टली बुलबुलैया तारों की, वो हमारी सच्चाई है। और वहां पे वायरलाइन ब्रॉडबैंड देना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी टेलीकॉस थे, बड़े आईएसपी थे, उन्होंने कहा यार पहले स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, 25% कर लेते हैं, यहाँ पे लोग भी पैसे देने वाले, उसको बाद में देख लेंगे। यही गैप फिल करने के लिए एक्साइटल ब्रॉडबैंड आया। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ कि हम हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड 75% अर्बन इंडिया तक ले आए, जहां पे अभी एक डिजिटल एक्सक्लूजन है कि अभी तक प्रॉपर ब्रॉडबैंड नहीं आ पाया। ये मैं 2010-14 की बात, 15 की बात कर रहा हूं, जब हमारा जन्म हुआ। तो ये करने के लिए जन्म हुआ, टू ब्रिंग वर्ल्ड क्लास फाइबर टू होम टू अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट्स ऑफ अर्बन इंडिया। सो अल्टीमेटली ये आइडिया आपको आया, लेकिन इससे पहले आपने जो जॉब करी थी अपन उस पर अपन बातचीत कर रहे थे कि भाई वो जॉब कब का फर्स्ट हाथवे में थे, वो क्या एक्सपीरियंस था, और जॉब से बिजनेस की तरफ आने का जो एक होता है ना डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनको हर फ्राइडे विचार आता है कि ये बंद कर सब कुछ, मैं खुद का करूंगा, लेकिन फिर वो 2 दिन सोचते हैं और मंडे को वापस जॉब पे चले जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को एक प्लंज कैसे लें कि यार अब कर ही डालेंगे, खुद का कुछ करेंगे। तो आपकी कहानी से इंस्पायर हो सके, तो आपका जॉब की जर्नी एंड देन दिस जर्नी। तो जॉब मैंने आपको बोला, मैं हैथवे केबल एंड डेटाकॉम में पहला जॉब किया ना, ये पहला डिप्लॉयमेंट था वायरलाइन ब्रॉडबैंड का। तो यहां से मुझे ये इस क्षेत्र का, इस फील्ड का ज्ञान आया, ठीक है। तो मुझे समझ आया कैसे तार डालती है, कैसे पार्टनर बनाते हो, कैसे केबल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो, सो एंड सो फोर्थ, वो समझ आ गया पूरा। फिर साथ में ये प्रॉब्लम भी हुई कि यार मैं इसमें तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ नहीं है, मेरा बॉस मेरे साथ नहीं है, मेरी कंपनी मेरे साथ नहीं है। ये मैं तो अभी नौ सीखिया हूं इनकी नजर में। ये बोले क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोलता है। सो व्हाट आई फाउंड आउट इन ए जॉब वाज दैट
यू मे बी बेस्ट एट योर जॉब, यू मे बी डूइंग बेस्ट, बट यूर तो आपकी किस्मत बंदी है आपके टीममेट्स की किस्मत से, आपके बॉस के डिसीजन से, या बोर्ड उस कंपनी के दृष्टिकोण से. सो यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर ओन फेट. ठीक है. यू मे सफर बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. आपके बॉस ने गलत आपको राय दे दी, आप मर गए. आपके बोर्ड ने गलत डिसीजन ले लिया, आप मर गए. आपके टीममेट्स अच्छा काम नहीं कर रहे, आप कर रहे तब भी आप मर गए. ठीक है ना. तो ये मुझे उल्टा लगा पहले दिन से ही. लोग कहते थे पहले से कि भैया बिजनेस बड़ा रिस्क वाला होता है, जॉब सेफ होता है. मुझे तो उल्टा लगा. मैं कि ये कौन सी सेफ्टी है जिसमें मैं काम करूं तब भी मरूं. हाँ, मतलब मैं न करूं तो भी मरूं. हाँ, मतलब यू आर लाइक टाइड टू पीपल, अदर पीपल हु यू हैव नो कंट्रोल ओवर. मतलब ना आपने उनको चूज किया, आपने अपने बॉस को नहीं चूज किया, आपने अपनी मतलब बोर्ड को नहीं चूज किया, आपने अपने टीममेट्स को नहीं चूज किया, एंड येट अगर वो खराब काम करते हैं आप सफर करते हो. ठीक है. मतलब ये मैं कहीं तो उल्टा है. और देन यू नो आई डिड मोर रिसर्च, आई फाउंड आउट दैट इज ट्रू दैट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है जिसमें आप हर फेलियर से सीखते हो और आगे बढ़ते हो. जॉब में आप फेल हो जाते हो तो नौकरी से निकाल दिए जाते हो. यहां पे आप फेल होते हो, उस चीज में आप फेलियर फिर से नहीं होगा क्योंकि आपने सीख लिया कि भैया ये इससे तो नहीं फेल होगा, और किसी चीज से फेल हो सकता हूं. आई कैन फेल इन सम अदर थिंग. हर बार लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है. एग्जैक्टली. एवरी फेलियर ब्रिंग्स इन न्यू लर्निंग दैट ब्रिंग्स इन ग्रोथ. सो देखिए एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, और हर अपनी टॉक में बताता हूं कि देखिए ये ग्लास है, इसको नीचे फेंके तो क्या होगा, टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्रेजाइल है. अब फ्रेजाइल क्या होता है कि जिसपे बाहर से स्ट्रेस आए वो टूट जाए, वो बिखर जाए. इसका उल्टा क्या होगा? एंटी फ्रेजाइल, या बाहर से प्रेशर आया और मजबूत हो जाए. हाँ, जैसे ये टेबल है, इससे प्रेशर आया, इसको कुछ नहीं हुआ. लेकिन इसका उल्टा नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है. कोई ऐसी चीज जिसमें बाहर से प्रेशर आया और वो ग्रो हो, वो क्या हो सकती है? जिसको मतलब बाहर से प्रेशर आया उसको फायदा होता है उस प्रेशर से. ये आपकी बॉडी, आप जिम में गए, आपने सुबह वेट पंप किया तो क्या हुआ? आपके मसल ग्रो करते हैं. या बच्चा जब पैदा होता है उसको क्या करते हैं? उसको इम्यूनाइज करते हैं. इम्यूनाइजेशन होता क्या है? जर्म डालते हैं उस पर, उसी डिजीज का एक लेटेंट जर्म डाल देते हैं, उससे उसका इम्यून सिस्टम बन जाता है और फिर वो लड़ सकता है. सो एवरी टाइम यू पुट इन प्रेशर ऑन बॉडी टू सम एक्सटेंट इट ग्रोज. ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी इज, प्रेशर आता है तो ग्रो करता है. सही बात है. बच्चा बोलता नहीं है, उसको स्कूल जाते हैं एक महीने बोलने लग जाता है, फटफट करके बोल देता है. क्या होता है? बेसिकली वहां पे थोड़ा प्रेशर पड़ा है उसको, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. तो दैट्स एंटी फ्रेजाइल. ये फ्रेजाइल का उल्टा है एंटी फ्रेजाइल. ये निकोलस नसीम तालिब है, एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बताई है टर्म. और यही वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली प्रोफेशन विच इज एंटी फ्रेजाइल. एवरी टाइम यू फेल यू ग्रो. एवरी टाइम यू फेल, आप स्ट्रेस पड़ा, आप हार गए, उसी हार में आपकी जीत है. और आजकल के स्टार्टअप में हम ये देखते हैं, फेल हो गया, फंडिंग आई, फेल हो गया, नया स्टार्टअप बना दिया, पिवट कर दिया, यहां से पिवट कर दिया, यहां से पिवट कर दिया, और सडनली यू हैव बिग यूनिकॉर्न्स. ऐसे लोग बनाते हैं. अब किसी भी बड़े यूनिकॉर्न देखिए, वो शुरू कुछ और से कर रहे थे. जोमेटो को देख लीजिए, वो था लिस्टिंग प्लेटफॉर्म था, और पिवट फेल हो गए, पिवट किया, फेल हो गए, पिवट को कहां पहुंच गए. सिमिलरली ऑल दीज स्टार्टअप्स में पहले जो भी आप आज रूप देख रहे हो वो पहला दिन नहीं था. वो बदल के आया है. एग्जैक्टली. और वो फेलियर से बढ़ रहा है. हाँ. सबसे बड़ी बात ये फेलियर से बढ़ रहा है, और फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर से ही आगे बढ़ता है. अब क्यों करना है ये? अब बेसिक सवाल जो आपका था, क्यों करें हम ये, क्यों नौकरी में ही न रहे? देखो, आप एवरीबडी वांट्स वेल्थ, एवरीवन वांट्स टू मेक. किसी को भी पूछ लोगे कि भैया आपको वेल्थ चाहिए, जिंदगी में वेल्थ कमानी है, बच्चे को किसी को पूछ लो, हाँ जी जरूर कमानी है. बट नौकरी में कभी वेल्थ कमाने का कोई तरीका नहीं है. क्यों? नौकरी का मतलब यू आर बीइंग पेड फॉर योर टाइम. आप अपना टाइम बेच रहे हो. दिन के 8 घंटे, 10 घंटे, फिर महीने के बाद आपको उन 8-10 घंटों की सैलरी मिलती है. अब टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे ही है, तो हमेशा आप सीलिंग हिट कर लोगे. ठीक है ना. जब आप सो रहे हो तब आप पैसा नहीं कमा रहे, क्योंकि उस टाइम काम नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड समथिंग, a way to earn money while you're sleeping. अब आप ये पॉडकास्ट बना रहे हो, ये पॉडकास्ट में इंटरनेट पे डाल दिया और सो जाओगे, ये पैसे बनाएगा. दिस इज द वे टू मेक वेल्थ. आइदर यू हैव आईपी जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल राहुल जी, या आपका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आईपी है, आपका ब्रांड है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका सिस्टम है. एग्जैक्टली. सी बात. और मोर रेलिवेंट आपकी ऑडियंस के लिए, दे वांट इक्विटी. बिजनेस में एक इक्विटी चाहिए, चाहे वो इक्विटी आपको
ईसॉप से मिली हो, ईसॉप मतलब आपने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया और आपको शेयर मिले उसके, या आपने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया, या किसी और ने आपको शेयर दे दिए। सो आपकी आईपी और आपकी जो ये है वो शेयर है, आपको इक्विटी चाहिए ही चाहिए। दैट्स द ओनली वे टू मेक मनी, दैट्स द ओनली वे टू क्रिएट वेल्थ, देयर इज नो अदर वे टू क्रिएट वेल्थ। एग्जैक्टली। नोबडी एवर बिकेम वेल्दी बाय वर्किंग फॉर अदर्स। ये क्लियर है। तो अगर आपको ये स्लो अपग्रेड साइकिल से निकलना है, स्लो अपग्रेड साइकिल मतलब आप जब नौकरी करते हो तो बोलते हो अब मैं 4 महीने बाद पैसे जमा करूंगा और फिर मोटरसाइकिल लूंगा, फिर बोलोगे नहीं अब 1-2 साल हो गया, मैं गाड़ी ले लूंगा, फिर थोड़ी गाड़ी और बड़ी हो जाएगी, फिर थोड़ी और बड़ी, ऐसे ही फ्लैट का करोगे, पूरी जिंदगी इसमें निकल जाएगी। इसको कहते हैं स्लो अपग्रेड साइकिल। एक बार फंस गया तो फंस गया, फिर इसके बाद नहीं निकलता। सो उससे निकलने के बाद ही आप रियली ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, वरना आप उस साइकिल में फंसे हुए हो। तो निकोलस तालिब अगेन एक अच्छी बात बोलते हैं, 3 थिंग्स टू अवॉइड इन लाइफ: कोकेन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मंथली सैलरी। ये इस इंटॉक्सिकेशन से बचिए Good one. तो बहुत आगे निकलोगे। सर मैंने इनके कोर्स बहुत पढ़े हैं, मुझे लग रहा है इनकी बुक ही पढ़नी पड़ेगी अब तालिब की, नसीम तालिब इनकी 4 इनविक्टो सीरीज है, 4 बुक्स हैं। एक है एंटी फ्रेजाइल जिसके बारे में बात की है, एक है द ब्लैक स्वान, 2 और हैं। क्योंकि एंटी फ्रेजाइल मैंने पढ़ी हुई तो है, मतलब मुझे 2-4 चैप्टर। एक और स्किन इन द गेम, और एक चौथी है। इनकी कोटेशन बहुत फेमस है, मतलब इनके तालिब को कोई ना कोई कोट करता रहता है। चलो सर, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिटेल की जो शुरुआत। अभी जॉब क्यों नहीं करके बिजनेस क्यों करना है वो अपन ने ढंग से एक्सप्लेन कर लिया। हाँ, अब बात करते हैं, आपने स्टार्ट किया कि हैथवे में मैं बहुत कुछ सीख चुका था, बहुत कुछ करना चाहता था पर मौका नहीं मिल रहा था, और जो स्ट्रक्चर्ड में है वहां तो लोग काम कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में कोई नहीं कर रहा। बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी यूके में, बट अपॉर्चुनिटी दिखना एक चीज है और उसमें एंटर करते टाइम फंडिंग या इनिशियल इन्वेस्टमेंट या पार्टनर या आइडिया वो अलग चीज है। तो वो जब होता है ना प्लंज किया, आज मैंने जॉब छोड़ दी साहब और अब कल से मैं चालू कर रहा हूँ, तो वो हिम्मत या वो प्लानिंग कैसे आई और पहली इन्वेस्टिंग या पहले फंडर कैसे मिले? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नाउ ये मुझे पता लगा 2 साल में ही नौकरी के कि भैया मुझे तो खुद कर कुछ करना पड़ेगा, एंड आई कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इफ आई डू इट माई सेल्फ। ये कब पता लगा मुझे? मैं 2001 में नौकरी शुरू करता हूँ, 2003-4 में मुझे समझ आ गया। और मैं अपने फ्रेंड के पास गया कश्मीर में, जो काफी पैसे वाला था, पॉलिटिशियन, पैसे वाला, वो सब। मैंने तो उसको कहा कि भाई अच्छा, ये वो जमाने की बात कर रहे हैं हम जब न वेंचर कैपिटलिस्ट होते थे, न पीई फंड्स होते थे, और न एंजल इन्वेस्टर होते थे। आपको किसी लाले के पास जाना पड़ता था, या आपको फिर बाद में थोड़ा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का दौर आने लगा था। लेकिन अभी मैं पहले लाले के पास गया, मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार, मैं कहा सुन ऐसा है, कंपनी करते हैं, शुरू करते हैं, इंटरनेट भी देंगे, केबल टीवी भी दे सकते हैं उसमें, और पहले श्रीनगर में शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तेरा आइडिया भी ठीक है, तेरे को आता भी है, ये लेट्स डू इट। मैं कहा फाइनली बोला तू कितना लेगा? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे 5% चाहिए, मुझे सिर्फ 5% ऑफ दिस ये चाहिए, क्योंकि पैसे तेरे हैं, सब कुछ तेरे, मेरा तो मैं करूँगा। तो फिर वो 1-2 महीने बाद आया, कहता पापा बोल रहे हैं परसेंटेज नहीं, अब्बा नहीं माने। पापा बोल रहे हैं जी वो सैलरी ठीक है। मैं तो पागल है, सैलरी तो मैं कर ही सैलरी से तो छोड़ के आ रहा हूँ। तो आई जॉइंड रिलायंस, मुझे उस टाइम रिलायंस इन्फोकॉम में करने का मौका मिला। रिलायंस इन्फोकॉम वाज मुकेश अंबानी का पहला प्रोजेक्ट, 2004 की बात है, और मैंने उनको ज्वाइन किया। वो उस टाइम बोल रहे थे कि आईपीटीवी लेके आएंगे। इट वाज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, और मैं 3-4 साल रहा, लेकिन कि फिर आपस में स्प्लिट हो गया था, और इन्फोकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन बन के अनिल अंबानी के पास चला गया था, तो वो फिर प्रोजेक्ट शेल हो गया था। सो या तो हो नहीं पाया उस टाइम थी अल्टीमेटली, बट दिस ललक तो हमेशा ही थी ना। पहले 1-2 साल तो मैं पहले वहाँ चकाचौंध में चला गया ना, फिर वो रिलायंस के वहाँ क्या आराम है वो है, लेकिन अल्टीमेटली वही पता लगा कि यहाँ तो आराम में ही मर जाऊंगा मैं, मतलब अल्टीमेटली मेरे को जंग लग जाएगा, एंड आई हैव टू रिटायर फ्रॉम हियर। सो अगेन ये दिमाग में कहा भैया ये दिस इज डू और डाई। ये फायदा हो गया, लेकिन रिलायंस के नाम पे शादी अच्छी मिल गई तो शादी वादी हो गई, तो और कुछ नहीं, और मैंने कुछ नहीं किया वहां पे। तो रिलायंस ने शादी करवा दी, रिलायंस ने शादी करवा दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ वहां पे। सो फिर वो 4-5 साल के बाद अगेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट। फाइनली इन 2009 आई फाउंड बल्गेरियन कुछ लोग थे जिन्होंने बल्गेरिया में अपनी कंपनी बेच के वो इंडिया में घूम रहे थे कि कुछ दे वर स्काउटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज की कर सकते हैं कि नहीं, वो मुझे मिले बाय शेयर कोइंसिडेंस। तो एक ही मीटिंग में मुझे लगा लोग ठीक है, तो पकड़ लिया मैंने कि अब तो नहीं छोड़ रहा मैं, अब तो मुश्किल से मिले। तो
2-3 साल लगे अल्टीमेटली कन्विंस करने में उनको कि लेट्स स्टार्ट वायरलाइन। तो अल्टीमेटली 14 में हमने मतलब फैसला कर लिया कि हाँ करेंगे। और पहली जो इन्वेस्टमेंट भी हमें 14 एंड में मिल गई, वहीं बल्गेरिया से ही वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड किया और एक्साइटल ब्रॉडबैंड शुरू हुई। तो ये हुई 2014 में चालू। अब देखिए 4 से शुरू है कश्मकश, 14 में जाके हो रहा है। इट टुक मी 10 years बट आई नेवर गिव अप। आई न्यू दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड दिस इज वेयर माय फ्यूचर लाइज। चाहे हो ना हो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। अच्छा, अब एक और विडंबना है इसमें, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीरी पंडित बिजनेस नहीं करते हैं ट्रेडिशनली, वो सारे नौकरी वाले होते हैं। तो वैसे ही ब्राह्मणों का तो वो है ही, मतलब ये नौकरी करनी है, बिजनेस क्या हो हुई तो हमारे यहाँ तो ज्यादा ही था। मतलब ना फैमिली में किसी ने किया, ना रिश्तेदारों में किसी ने बिजनेस किया, ना दूर दूर तक। तो हमारे घर में तो मातम छा गया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ कौन काम कर, ये तो स्मगलर होते हैं। बोले बल्गेरियन रशियन एक ही बात है। बोले हाँ बल्गेरिया रशिया, ये तो छोटे छोटे बाल वाले अंग्रेज है, ये कौन से अंग्रेज है यार, ये तो नहीं 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 नहीं। अच्छा, अब शादी भी हो गई थी तो इन लॉज, वो ब्यूरोक्रेट सारे, बोले ये क्या कर रहे हो आप, हमने तो रिलायंस वाले को बेटी दी थी, ये क्या है बिजनेस करने वाला कोई। तो इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड। तो माँ ने तो 2 दिन तो खाना ही नहीं बना घर में। बोला नहीं, रिलायंस की नौकरी, अच्छी नौकरी छोड़ के ऐसे जा रहा है यार, क्या करेगा ये तो। बट सी देन ठीक है, मतलब ये भी एक था, ये भी एक फेज था, और ये भी बहुत फेज, इसके चक्कर में बहुत लोग अटके रहते हैं कि यार मैं करूंगा, ये हो जाएगा। बोले शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, ये क्या कर रहे हो, मतलब रिस्क ले रहे हो अभी जिंदगी का। मैं कहा देखो, दिस इज समथिंग आई नीड टू डू। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो जिंदगी भर अपने को कोसता रहूंगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसको अवेल नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 साल में फेल होके मैं नहीं, नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी मेरे को, मतलब अब इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है, नौकरी मिल जाएगी, मैं कुछ भी कर लूंगा, बट दिस आई नीड टू डू। तो एंड देन दैट्स रेस्ट इज हिस्ट्री। सर, ऑपरेशंस उसके बाद कैसे स्टार्ट किए, और मैं इसके बिहाइंड द सीन जानना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, कस्टमर को अपने को ब्रॉडबैंड देना है, बिहाइंड द सीन क्या वर्किंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली चूज किया, आप दिल्ली के इस घर में, मेरे घर में आपको पहुंचाना है, कहाँ से वर्किंग चालू होती है, व्हाट्स द स्टेप 1 एंड। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात करते हैं, सबसे पहले आपको डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर वो जगह जहां पे आप और बाकी टेलकोस मिले, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है बिटवीन यू एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वेरियस नेटवर्क्स। उन नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने के लिए आपको डेटा सेंटर में जगह चाहिए। तो डेटा सेंटर में आप जाके, अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि 50 to 60% ऑफ ऑल, रादर नाउ अब तो 70-80% होता है, ऑफ ऑल इंटरनेट दैट यू कंज्यूम इज कंटेंट। आजकल ये वीडियो होता है, कंटेंट होता है, और ये कंटेंट आपको नेसेसरली इंटरनेट से नहीं आता, आपको अपने लोकल सर्वर से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल आपको, आपके अगर आप बड़े आईएसपी हो, अपने सर्वर आपके यहाँ लगा देता है, तो यूट्यूब का संडा कंटेंट वहां पे आपका आ गया, ठीक है ना, वो अपडेट हो रहा है साथ साथ में इंटरनेट के थ्रू, बट मेन कंटेंट वहीं से आ गया। फिर अमेजन ने अपना लगा दिया, नेटफ्लिक्स ने अपना लगा दिया, एप्पल ने अपना लगा दिया, मेटा ने अपना लगा दिया। तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज सर्व्ड बाय दीज कंटेंट, बिग कंटेंट प्रोवाइडर्स, इनको हाइपर स्केलर बोलते हैं। ये बड़े बड़े कंटेंट प्रोवाइडर आजकल जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरा आपके दिमाग को भी, दिल को भी। तो सो ये हो गया। उसके बाद जो बाकी का कंटेंट है, जो लाइव आप करते हो या कुछ करते हो, वो इंटरनेशनली करना पड़ता है, उसके लिए आपको इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए होता है, वो भी वहीं पे। तो बेसिकली एक जगह ऐसी है, ये हार्ट मान लीजिए पूरे नेटवर्क का, जिसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं। वहां पे आपके सर्वर भी हैं, बाकी लोग भी आपने सर्वर लगाते हैं, और आपको टेलको से भी कनेक्टिविटी मिलती है, उनकी अंडर सी फाइबर होती है, फिर वो पूरी दुनिया घूमती है वो फाइबर, ठीक है। तो ये एक सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से फिर हम फाइबर निकाल लेते हैं और एक कोर बनाते हैं पूरे शहर का। पूरे शहर में तो रिंग बनता है, ये एक रिंग नहीं होता, मल्टीपल रिंग्स होते हैं। रिंग्स की परिभाषा क्या है कि जैसे ये रिंग है, अगर एक जगह से कट जाए तो दूसरी तरफ चल जाएगा, है ना। तो सब कुछ रिंग में होता है, रिंग टोपोलॉजी में होता है, जिसको सेल्फ हीलिंग रिंग बोलते हैं, कि भैया एक जगह से कट जाए तो बंद ना हो जाए नेटवर्क, दूसरी तरफ से चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मुझे ये और ये कनेक्ट करना है, ये मैं एक तार से नहीं करूंगा, ये मैं रिंग बना दूंगा कि अगर एक जगह कट भी लग गया कोई बात नहीं, यहां से चल जाएगा, तो कनेक्शन मिलता रहेगा। तो आपको ऐसे ही मल्टीपल रिंग बनाने पड़ते हैं पूरे शहर को कंट्रोल करने के लिए। अब वो जो कोर फाइबर्स को बोलते हैं, जो डेटा सेंटर से आके आपके लोकल मोहल्ले वैशाली नगर तक जाती है, ठीक है, वो है 7,000 किलोमीटर हमारी दिल्ली के अंदर, 7,000 किलोमीटर जस्ट टू कनेक्ट लोकेलिटीज, नॉट टू कनेक्ट होम्स। सिर्फ मोहल्ले कनेक्ट करने के लिए 7,000 किलोमीटर है। फिर वहां पे एक हमारा पार्टनर बैठता है। ये पार्टनर कौन होता है? जनरली केबल ऑपरेटर होता है। इसको बोलते हैं भैया
नया नेटवर्क डालना पड़ेगा, हमसे धंधा करना, हमारे से बिजनेस करना है तो। ये हमारा टोपोग्राफी है, ये प्लान है, ये बॉम है, बिल ऑफ मटेरियल है, आप डालो, इस हिसाब से डालो, जीआईएस मैपिंग करके देते हैं हम उसको, आप उसके एरिया की ऐसे डालो, और हर घर के बाहर तक अपना एक और रिंग बना लो, ठीक है। तो एक हो गया कोर रिंग, जो आपके डेटा सेंटर से पूरी दिल्ली को कवर करता है, ठीक है, हर मोहल्ले तक जाता है। उस मोहल्ले में एक पार्टनर बैठा है जो 5,000 घर, 10,000 घर तक कवर करता है। उसको बोला भैया ये आ गई है तेरे ऑफिस तक फाइबर रिंग आ गया, अब आपको यहां से रिंग खींचना है उन 10,000 घरों को कवर करने के लिए, ठीक है। फिर वो अपना काम करता है, ठीक है। तो वो 10,000 घर कवर हो गए। वैसे ही हर जगह दिल्ली में हमारे ऐसे 800 पार्टनर है, जो 800 मोहल्ले हमने कनेक्ट किए हैं, फिर वो आगे 800 घरों, 800 इंटू 10,000 ऐसे घर जोड़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारी केबल्स ये 7,000 किलोमीटर है, उनकी 25,000 किलोमीटर है और वो जोड़ने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लास्ट माइल में होता है, जो लास्ट वाली फाइबर होता है उसमें होता है, क्यों तो एक घर घर तक जा रही है तो ज्यादा तार लगेगी। एग्जैक्टली। तो वो हमने आउटसोर्स कर दिया लोकल पार्टनर को, वो इन्वेस्ट कर रहा है, वही मेंटेन कर रहा है, वही रिपेयर कर रहा है उसको, ठीक है। ये उबर मॉडल कर दिया हमने इसको, ठीक है सर, क्योंकि 70% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इन द लास्ट माइल, ठीक है ना। और वो आपने उसमें काइंड ऑफ सबलेट कर दिया या अपने पार्टनर्स के थ्रू करवा अपने दिया? पार्टनर्स के थ्रू कर दिया। उसको बोला कि भैया मेरे हिसाब से करेगा, मेरे लिए नेटवर्क डालेगा, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डालेगा, लेकिन पैसा तू लगाएगा। तो ये आपने इनोवेट ही किया है, सब जगह ऐसा ही होता है? इनोवेट किया हमने। अच्छा, ये पहले नहीं होता ना, क्योंकि नॉर्मली बड़ी कंपनियां डालती है, वो कहती है सब हमारा, ये 7,000 भी हमारा है, वो 25,000 भी हमारा, और ये 800 आदमी भी हमारे, सब हम करेंगे। तो वो आपने वहां पे हमने, मुझे पता था पहले से यार बल्गेरिया है, मतलब यूएसए थोड़ी है, मतलब कितने पैसे देंगे, कितने पैसे लाएंगे, तो वी नेवर हैड दोस बिलियंस, वी हैव ऑलवेज न्यू कि भैया ये तो थोड़े से पैसे आने हैं, लेट्स फाइंड अ मॉडल in which we can deliver very high quality but at a nominal price, at a fraction of the cost. तो इसको हमने उबराइज कर दिया मॉडल को, ये उबर जैसा बना दिया। जैसे मान लो एक आप जो 800 आदमी हो, एक आदमी के पास 1,000 घर है, तो उस 1,000 घर की कमाई भी उसकी, उस 1,000 घर में जो खर्चा लगा उसका, और कुछ सर्टेन आपके और उसके बीच में शेयरिंग कैसे है? वो 40% लेता है, वो 40% लेता है, 60 आपके पास होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ यही है, तार पे पैसे लगाना, तार डिप्लॉय करना और तार को मेंटेन करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना उसको। बाकी सारा काम तो आपसे हो रहा है, क्योंकि उसको और कुछ आता ही नहीं है, उसको इस काम में ये एक्सपर्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया की बात कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट में किया था। वो वहां पे लोकल आदमी अपने मोहल्ले में तार डाल रहा है और उसको मेंटेन कर रहा है, तो उसको पता है कहां से तार डालूंगा, एग्जैक्टली पता है कहां से, कौन सी आंटी काटेगी, कौन सा अंकल करने देगा, बंदर कहां से झूलते हैं, उसको सब पता है, ठीक है। और किसी भी कट से वो 500 मीटर दूरी पे बैठा हुआ है अपने नेटवर्क में, और 10 मिनट में पहुंच सकता है। फोन आ गया, वो चल नहीं रहा, अरे अभी आया, एग्जैक्टली ग्लास लेके घूम। अब उसको, लेकिन इसके अलावा एक्सपर्टीज उसकी कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो नेटवर्क रेडी फॉर सर्विस हो गया उसका, उसने कहा जी मेरा अपना काम कर दिया, तो फिर हम सेल डिप्लॉय करते हैं, अपनी सेल्स टीम्स भेजते हैं उस एरिया में, अपने मार्केटिंग करते हैं, जीआईएस, मतलब चाहे वो गूगल के थ्रू मार्केटिंग हो, चाहे वो फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग हो, फीट ऑन स्ट्रीट भेजते हैं। हमारे आज की डेट में 1200 फीट ऑन स्ट्रीट है सिर्फ, जो घूम रहे हैं गलियों में, नॉक करते हैं, ठीक है। वो सेल लाते हैं, वो डिमांड जनरेट करते हैं, अपने ऐप से डिमांड जनरेट करते हैं, वो उसके ऐप पे जाती है, कहता है यहाँ कलेक्शन आ गया जी, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वो तार घर के अंदर ले जाता है, और फिर हम उसको डब्बा देते हैं और वो लगाता है। सो अगेन यू हैव टू सी, ही डज ओनली द पैसिव, जो वहां पे पैसिव एलिमेंट्स नेटवर्क के वो देता है, उसके अंदर का इक्विपमेंट, उसके ऑफिस के अंदर का इक्विपमेंट और घर के अंदर का इक्विपमेंट वो भी हमारा, वो भी हम देते हैं, सेल भी हम करते हैं। तो उसका पैसा, तो जो उसका पैसा लगा है वो लगा है तार में, गली के अंदर, तार में पैसा लगा है, गली के तार में, और मेहनत भी बिछाने की लगी है, और मेंटेनेंस का काम करता है, मुख्य काम ये है, बाकी आपका काम सारा। अब इस मॉडल में खूबियां बहुत हैं, आपने देखा कि फ्रैक्शन कॉस्ट से आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब अगर 800 पार्टनर है दिल्ली के अंदर, आपको 800 टाइप का एक्साइटल तो नहीं चाहिए, आपको तो एक टाइप का एक्साइटल चाहिए। हाउ टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि अगर किसी भी धंधे में यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सर्विस ना हो, वो धंधा नहीं चलता, वो स्केल नहीं करता। तो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपको प्रोसेस बनाने पड़ते हैं कि भैया अंडा ऊपर से तोड़ूंगा तो हमेशा ऊपर से ही तोड़ूंगा, चाहे बेटर वे और कोई हो, नहीं, मुझे तोड़ना ही ऊपर से है। क्यों? इफ आई हैव ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स देन आई कैन इंप्रूव इट। अगर मेरे को पता ही नहीं कैसे हो रहा है तो मैं इंप्रूव क्या करूंगा? एक प्रोसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईटी सिस्टम्स डालना, उन प्रोसेसेस को कोड करना, वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देन ये इडियट प्रूफ हो जाता है। तब आप गलती से भी, आप चाहो ना चाहो तब भी गलतियां होती हैं, क्योंकि इतने लोग हैं सड़कों पे। लेकिन अब आईटी सिस्टम हो तो वो गलतियां भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, तार कट गई, अब उसको जोड़नी है, वो जाके स्प्लाइसिंग मशीन से जोड़ रहा तार,
अगर तो ये पावर रेंज में हुई, जो पावर रेंज प्रॉपर हो, तो टिकट एक्सेप्ट होगी। अगर नहीं हुई, सिस्टम चेक करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोलेगा नहीं से कर। सिमिलरली इंस्टॉलेशन के टाइम अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुई, सिस्टम चेक करेगा ऑटोमेटिकली, तो टिकट क्लोज हो गई, वरना होगी ही नहीं। 4 घंटे में काम किया ठीक है, वरना हर 1 घंटे में उसके एक एक दिन का कमीशन कटता रहेगा, और हमारा भी और उसका भी। सो दिस मैकेनिज्म ऑफ carrot and stick and lot of IT systems ensures that there is uniform quality of service across partners, across cities, across the country, and that's the only way to scale. सर इसमें एक सवाल आया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जनरल सवाल होता था, आपने मेजर 90% तो उसका आंसर हो ही गया कि भाई लोकल प्लेयर से कॉम्पीट कैसे करते हो। जैसे कई जगह होते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे तो कॉम्पीट ही नहीं किया, कोलैबोरेट कर लिया। दिल्ली में आपको 800 लोग मिल गए, कोलैबोरेट कर लिया। पर मान लो दिल्ली में आप एक मोहल्ले में गए, कमला नगर में गए, कमला नगर में केबल वाला कह रहा है नहीं जी आपसे नहीं करना, मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा, अपना एक देसी तरीका है, मैं तो वैसे ही करूंगा। तो उसमें एक वो लोकल मोनोपोली टाइप बंदा, वही वाली बात, उसको पता है कौन सा अंकल, कौन सी आंटी, बंदर सब पता है, और वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा, तो उससे कोई चैलेंज होता है आपको? जी, स्टार्ट में हुए थे तो हमने एक और लोकल उठाया, वो ठीक है केबल ना करे, कोई बात नहीं भैया, तेरे में दम है अगर सड़क पे तार डालने का तो बता। बोले अच्छा। बिल्कुल, हम धंधा लाना हमारा काम, तेरे को सक्सेसफुल बनाना हमारा काम। हाँ, तो मतलब वहाँ के जो पुराने प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कोई बंदा बैठा है इस एरिया में, 1000 घर इसके हैं 3 साल से, अब आप चौथे साल आप एंटर गए, वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा, तो फिर पंगा कुछ? देखो वो केबल टीवी में होता था, बट इंटरनेट में नहीं था, क्योंकि इंटरनेट तो वैसे ही बहुत कम था। इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग, तो उतना लोगों को नहीं था। वो जो एग्जिस्टिंग केबल ऑपरेटर थे, कहता है यार ये तो छोटा सा है, 100 कनेक्शन है, मुझे करना ही नहीं है, वो किसी और से करा लो। ऐसा बहुत हुआ हमारे साथ। जो हमारे केबल टीवी के बहुत अच्छे दिग्गज थे, हम उनके पास गए, चलो जी अब हमने इंटरनेट शुरू किया, आप चलिए के यार ये 100 रुपए इसके लिए से इतना काम नहीं होगा। उसमें केबल टीवी में तो तार डाल दी चलता रहता है, इसमें तो बहुत काम करना होता है। ऊपर से हर कोई बोलता है डाउ जोन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उसका 5 मिनट के लिए कटता है, बोलता है लाखों का नुकसान हो गया, तो ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो मतलब बहुत जगह ऐसा हुआ कि हमारे बड़े केबल ऑपरेटर ने नहीं किया, कोई छोटा सा उसका वो था मैकेनिक, या कोई था उसका कंप्यूटर ठीक करने वाला, उसका मैं कर लूं भाई साहब, उसने हाँ हाँ कर ले बेटा, आज उसका 10,000 कनेक्शन है। वो बोल रहा है बड़ा आदमी, यार ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ। मतलब दिस इज हैपनिंग टू मी, पीपल आर सेइंग विवेक जी मेरी तो मती मारी गई थी, मुझे लगा केबल टीवी चलता रहेगा, केबल टीवी तो खत्म हो गया, इंटरनेट आगे बढ़ गया, देखो लड़का कंप्यूटर ठीक कर रहा था मेरा, आज 10,000 कनेक्शन इसके, महीने के 7-8 लाख रुपए कमा रहा है। सर अब ऐसा है कि आपने कहा आपकी सेल टीम ऑन ग्राउंड रहती है, कन्विंस करती है, तो आप कैसे कन्विंस करते हो कस्टमर को आपका ब्रॉडबैंड लेने के लिए? तो एक्साटेल की यूएसपी क्या है? जैसे व्हाई नॉट मैं एयरटेल या जियो क्यों न लूं, आपका क्यों लूं? जी देखिए, एक फंडामेंटल जो हमने हमेशा रखा, एक वन ऑफ द अर्ली कॉजेज ऑफ एक्साइटल सक्सेस इन दिल्ली वाज कि जब एवरेज स्पीड दिल्ली में 512 kbps होती थी, हमने 20 mbps दी। क्यों? हमने कहा कि भैया ये तभी चलेगा, वायरलाइन ब्रॉडबैंड तभी आगे बढ़ेगा, पेनिट्रेशन तभी बढ़ेगी जब आप लोगों को वीडियो देखना दिखाओगे। लोगों को बोलोगे ये वीडियो देखने की चीज है, ये काम करने की चीज नहीं है। इट्स नॉट अ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट टूल, इट्स एंटरटेनमेंट टूल, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ केबल टीवी, नॉट योर वर्क। क्योंकि आप मेहनत करके आप आए हो पूरा दिन ऑफिस से, फिर शाम को घर में थोड़ी काम करोगे, आपको तो एंटरटेनमेंट करना अपना, और एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करने के लिए हर कोई तैयार है, चाहे वो झुग्गी में रहता है उसका भी वो लगा होता है, डिश टीवी लगा होता है, कोई भी हो 300-400-500 रुपए दे देगा। Project it as a entertainment tool, not as a productivity enhancement tool. For that you need to give speed. तो वो एक रहा 20 mbps, और आपको पता नहीं होगा तब आप छोटे रहे हुए, इवन वायरलाइन में FUP होता था कि भैया इतने FUP क्या हुआ? नाम के लिए फेयर यूजेज पॉलिसी, बट होता है वेरी अनफेयर पॉलिसी होती है, बोले कि इतना यूज कर लोगे तो उसके बाद स्पीड कम कर लेंगे आपकी। ये होता था वायरलाइन में एक्साइटल से पहले। तो हमने कहा ये तो स्टूपिडिटी है, Why would you do that? आप उसको बोल रहे हो यूज मत कर, तो फिर वो यूज ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं कोई। मैं आपने कहा इसके बाद स्पीड कम कर दूंगा, तो वो कहता है ठीक है इसके बाद करूंगा, नहीं तो फिर करना ही क्या? हाँ, करना ही क्यों, लेगा ही क्यों? तो हमने कहा भैया ये केबल टीवी ऐसा होना चाहिए, 500 रुपए ले, जो करना है करता रहे। 4 डिवाइस पे करना है, 5 डिवाइस पे करना है, 10 डिवाइस पे करना है, तेरे घर में जो करना है कर, 500 रुपए दे और जो करना कर। इट हैज टू बी लाइक दैट। मतलब बच्चा अपना डिवाइस खुद ले, पापा अपना डिवाइस खुद ले, मम्मी अपना खुद ले, और करते रहे, दादी अपनी वचन देखते रहे उसी पे। इट हैज टू बी लाइक दैट, तभी ये पेनिट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप उसको थ्रॉटल करोगे कि ये मत कर, ये मत कर, इसके बाद में स्पीड कम करो, ये कभी बढ़ेगी नहीं पेनिट्रेशन। तो हमने पहला ही पैकेज ऐसा लाया कि 20 mbps, जिसमें आप 4K में आराम से देख सकते हो, प्लस अनलिमिटेड, कोई ये नहीं है। तो सडनली लोगों को तो समझ नहीं आया दिल्ली में क्या, वो जो उस टाइम रहते हैं थे दिल्ली में, बोले ये क्या बोल रहे हो,
मतलब अनलिमिटेड पूरा 20 Mbps, ये आएगा ही नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ। तो एंड देन वी हैड 1 लाख कनेक्शन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। हमने इंटरनली कहा था 30,000 हो गए तो बहुत अच्छे होंगे, इन्वेस्टर को तो 20 ही बोला था, तो खुद हम लाख करके बैठ गए। सो बिकॉज पीपल वेयर सो स्पीड ऐसी कभी देखी नहीं थी, बट और हमने वो स्पीड डोमिनेशन हमेशा रखी है। आज हमारी स्टार्टिंग स्पीड 200 Mbps है, स्टार्टिंग स्पीड, इससे कम कुछ है ही नहीं, और वो 500 रुपए में आती है। 500 रुपए में जो हमारे राइवल हैं वो 20-30 MB देते हैं, वो 200 Mbps 1,500 में देते हैं, ठीक है। मैं कहूंगा स्पीड आपकी ज्यादा है, प्राइस कम है कंपेयर टू, हमने प्राइस वही रखा है 500 रुपए जो उनका प्राइस है। हाँ, नहीं, जो हमारा प्राइस स्टार्ट में था, हमें 500 रुपए ही लेने हैं, क्योंकि केबल टीवी के आसपास होना चाहिए। ये केबल टीवी का रिप्लेसमेंट है हमारे लिए। हम ये हाई, मतलब बहुत हाई एंड चीज नहीं बोलते कि ये प्रोडक्टिविटी वालों के लिए है, जिनको वीसी करनी है उनके लिए है, नहीं, सबको एंटरटेनमेंट के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड चाहिए। केबल टीवी इज डाइंग, केबल टीवी इज वन वे मीडियम। वो आपको स्टार प्लस वाला दिखाएगा, बागबान 12 बजे आपको रोज देखनी है वो, क्योंकि वो दिखा रहा है तो देखनी पड़ेगी। इसमें जब आपको जो देखना है तब आप देखोगे, वो आपकी मर्जी देखना, ठीक है ना। तो दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड फॉर दैट यू नीड वायरलेस ब्रॉडबैंड। और हमने ये रखा कि 500 रुपए में आपको मिलेगा, ठीक है, और स्पीड कम से कम 200 MBps। क्यों? क्योंकि आप मर्जी है जो करो ना, आप 4K पे 8K पे आप 5 डिवाइस लगाओ और देखो ऐसे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, बाकी हमारे जो कंप्यूटर वो आर्बिट्राज करते हैं स्पीड पे, कि भैया 30 MB आपको 500 की मिलेगी, अब फिर आप 100 MB करोगे तो 700 की मिलेगी, 200 करोगे तो आपको 1,500 की मिलेगी। तो दे वांट टू अर्न ऑन स्पीड, वी डोंट वांट टू अर्न ऑन दैट, वी वांट टू अर्न ऑन स्केल, ठीक है। तो ये हमने, और इन अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया दैट इज द रियल थिंग, कि हम अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया को वेरी नॉमिनल प्राइस में वेरी हाई स्पीड विद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी में इशू है, इट्स हैज टू बी फाइबर टू होम, ये दे रहे हैं। सो दैट्स आवर यूएसपी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपका प्राइस चाहे बाकी सबका सेम हो सकता है, स्पीड में सबसे ज्यादा हो, और अगर उस स्पीड से कंपेयर करेंगे तो प्राइस में भी उनसे भी कम आ गए, क्योंकि 200 MBps में वो देंगे तो 1500 में दोगे, आप 500 में दे रहे हो, राइट। तो कम प्राइस में ज्यादा स्पीड दे रहे हो, दैट्स द यूएसपी। और एक और दूसरी यूएसपी की अनस्ट्रक्चर्ड में दे रहे हो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, कोरोना से पहले नहीं काम में लेते थे, कि ठीक है, कोरोना के बाद जब सब वर्क फ्रॉम होम में आया, यार बच्चों की क्लासेस भी होगी, वीडियो कॉलिंग भी होगी, जूम भी यहीं से होगा, तो लेना जरूरी है। तो जो स्ट्रक्चर्ड एरिया थे, मान लो वैशाली नगर है, तो वहां किसी ने कहा भैया चाहिए, तो जैसे अप्लाई किया तो जियो एयरटेल सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही वैशाली से 5 किलोमीटर दूर करके कोई एरिया आ गया, पृथ्वीराज नगर, तो वहां ना जियो है ना एयरटेल है, वहां तो कोई लोकल प्लेयर आएगा, वो जो रेट लेगी, जो स्पीड देगा, जो रेट लेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि वहां वो पहुंचे ही नहीं। जो आपने कहा कि 25% स्ट्रक्चर में तो वो थे, 75% थे ही नहीं। तो जहां वो नहीं है वहां भी आप हो, ये एक यूएसपी और सस्ते भी हो, स्पीड भी अच्छी है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो। ग्रेट। लेकिन सर एक और चीज है, दिस इज द गेम ऑफ कैपिटल, जिसका जितना पैसा, जिसके जितने टावर, जिसके जितना वायर, वो उतना गेम खेलेगा। तो ऐसे गेम में जियो एयरटेल ऐसे बड़े लोगों के सामने आप कैसे सरवाइव और थ्राइव कर पा रहे हो? वो हमने पहले ही बात की कि हमने इसको उबराइज कर दिया मॉडल को। हमने बोला जी, हमने पूरी तार हमने नहीं डालनी, जो मैक्सिमम तार है, जो 70% तार है, वो हम पार्टनर के थ्रू डालेंगे। और पार्टनर हमारे आज के डेट में 2,500 है इंडिया में, और ये 5,000, 10,000, 15,000 जो भी हो सकता है इंडिया कवर करने के लिए हम करेंगे पार्टनरशिप्स। और वही पार्टनर लास्ट माइल में इन्वेस्ट करेंगे और हम कोर में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने अपने कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स को 1/4 रादर कर दिया, बहुत कम कर दिया, एंड उस तरह से हम स्केल कर रहे हैं। और ऑल्सो वी बिलीव दैट you see, you have to focus on markets. Again, our markets, as I said, unstructured urban media. उस unstructured में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 times more homes हैं than structured. ठीक है? तो हमने फोकस वही करना है। एक मेरी 100 मीटर तार में 10 घर लगने चाहिए, वहां पे 100 मीटर तार में 1 घर लगेगा। So its economies of scale is completely different in unstructured urban India. Okay, it's very hostile to do it for many, but not for us. For us, that's home. That's where we belong, and that's what we want to dominate. ये मार्केट सेगमेंटेशन है, हमारा मार्केट वही है, हमें वही रहना है जी। हमें उन्हीं के साथ करना है, पार्टनर के साथ ही करना है, और अनस्ट्रक्चर्ड में ही करना है। अनस्ट्रक्चर्ड जो किसी के लिए डिसएडवांटेज होता है, वो आपने एडवांटेज बना रखा है उसको। ग्रेट। सर एक और चीज, जैसे इस जो आपके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इनसे आपने कंपटीशन इस सेंस में फेस किया कि प्राइसिंग में, कि चलो जो आप चीज 500 में दे रहे हो, हम 399 दे देंगे जी, ऐसा कुछ? या टैलेंट पोचिंग वाला मामला कि भाई अच्छा, आप अपने डीलर को जो भी दे रहे हो, आपके 2000 पार्टनर है, उनको आप 40% दे रहे हो, कोई बंदा कहते हैं तू 60 ले ले पर हमारे साथ आ जाओ, ऐसा कुछ ट्राई किया किसी ने? देखिए, जब हमने शुरू किया तो पुण्य का आप ये मॉडल ही क्यों कर रहे हो? जो
कुछ बड़ी कंपनियां थे, उन्होंने कहा ये कैसा मॉडल है आपका, यू आर क्रिएटिंग मॉन्स्टर्स वाज द टर्म दे यूज्ड, ये मॉन्स्टर बना रहे हो आप, इनको पैसा देके इनको वो करके ये बड़े बड़े बन जाएंगे, फिर वो खा जाएंगे। तो लेकिन हमें विश्वास था, हमें पता था कि भैया प्रॉपर बिजनेस मॉडल करोगे, प्रॉपरली ट्रीट करोगे, उनको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करोगे, तो दे विल ऑल्सो ग्रो, विल ऑल्सो ग्रो टुगेदर। ये ठीक है। फिर पता लगा कि 4 साल के बाद उन्होंने यही मॉडल कॉपी कर दिया। जब वो छोटे शहरों में एयरटेल गया और बाकी कंपनियां गई, उन्होंने कहा हम भी पार्टनर लगाएंगे जी, हम भी पार्टनर का यूज करेंगे। बट लकीली इन जिन शहरों में हम थे वहां पे उनका डायरेक्ट चल रहा था, तो वहां पे पार्टनर्स को पोच करना नहीं हुआ। बट उनके अलावा काफी कंपनियां आई, छोटी कंपनियां या काफी कंपनियां, फॉरेन फंड कंपनियां, उन्हीं पार्टनर्स के पास गई, चलो जी आप एक्साइड लेवल कंट्री शिफ्ट कर दो हमें। वो बोले वो क्या होता है, शिफ्ट करना क्या होता है, आप भी मेहनत करो, इन्हें मेहनत करके लाए हैं, ये मैंने थोड़ी लाए हैं, इन्होंने लाए हैं, आप भी लाओ, आप भी लगाओ। ये अभी भी समझ नहीं आ रहा लोगों को। दिस मेनी ऑफ देम गो टू आवर पार्टनर्स एंड टेल देम ये शिफ्ट कर दो, आप भी, आपको हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, एक्स्ट्रा वो देंगे। बोले वो क्या होता है, ये तो कस्टमर पैसे एक्साइटल को दे रहा है, कस्टमर केयर इसका एक्साइटल है, एक्साइटल ने बेचा है, मेरे को तो क्या है मेरा उसमें कमीशन है, तो इनको कैसे शिफ्ट कर दूं। ये डब्बा जो लगाया करके अंदर वो एक्साइडल का है, डब्बा है मेरे लगा हुआ एक्साइडल का, वो आपस में लॉक्ड है, तो वो बेसिकली चाह के भी पहुंच नहीं कर सकते। पहली बात तो लॉयल्टी उनकी आपके पास है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा एक डिपार्टमेंट जो जिसको हम ट्रेडिशनली बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको पार्टनर सक्सेस डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसका काम ही है पार्टनर को सक्सेसफुल बनाना। ये हमारा पार्टनर है, अगर ये सक्सेसफुल होगा तो हम सक्सेसफुल हो गए। अगर हम इसको बोलेंगे यार ये तो केबल ऑपरेटर क्या करेंगे, तो हम खत्म नेक्स्ट डे। आर इंटरेस्ट लाइज इन मेकिंग द पार्टनर सक्सेसफुल। अगर वो सक्सेसफुल हो, और ये जज्बा किसी के पास होता नहीं है, वो कहते हैं यार इसके पास यूजर है, इसके यूजर ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स व्हिच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड म्यूचुअली रेस्पेक्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट देना, आप उसको रेस्पेक्ट करो एज ए बिजनेस पार्टनर। अब हम ऐसे इवेंट करते हैं जो कभी में केबल ऑपरेटर, आपको पता होगा शायद केबल टीवी इंडस्ट्रीज जो थी, जो केबल टीवी ऑपरेटर को ज्यादा से ज्यादा उनके लिए क्या होता था जी, एक दारू पार्टी कर लेते हैं, वो शाम को करेंगे ये उनके साथ, या बैंकॉक ले जाओ। दिस वाज नॉर्मल विद केबल टीवी। हम उल्टा करते हैं, हम बोला आप फैमिलीज के साथ आओ और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में ऐसी डिग्निफाइड प्लेसेस पे आप आ जाओ, हम हर साल ये करते हैं। अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज वी हम उनको सम्मानित करते हैं कि आपने ग्रेट काम किया। सर्टनली वी वांट टू चेंज द प्रोफाइल टू विच इज फ्रॉम व्हाट cable TV operators would do to something which is respectable in front of their families, in front of their societies. ये तो पैसा तो ठीक है, पैसा तो उनके पहले भी था, पैसा आप भी कमा रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट इट्स अ ब्रॉडबैंड बिजनेस, एक नंबर का बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, और ये रेस्पेक्टेबल बिजनेस है। सबसे बड़ी बात तो हुआ क्या कि बहुत सारे केबल टीवी बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बच्चों को अपने अलग अलग कामों में लगाया था। ये तो छोड़ दो, ये तो मैं कर रहा हूँ, तू ये कर, तू वो कर। वो आपस बच्चों को ले आए, बोले बेटा ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, रेस्पेक्टेबल बिजनेस है, आओ तुम करो। मतलब आई रिमेंबर अ पार्टनर ऑफ माइन हुज सन वाज वर्किंग इन मैकेंजी। मैकेंजी से नौकरी छुड़वा के उसको ये करवाया। अब उसके 3-4 हजार कनेक्शन है, ही इज डूइंग वेरी वेल। सर अभी 20-22 सिटी में आप हैं, 100 सिटी का आप प्लान कहते हैं, तो नई सिटी में एंटर करने का डिसीजन कैसे लेते हैं, एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू एंटर एनी न्यू सिटी, हाउ यू आइडेंटिफाई, एंड आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टार्टिंग कैसे होती है? First and foremost, again, what is the size of the city? You know, the bigger the city, the more dense it is. In India में तो ऐसे ही होता है कि जितना बड़ा शहर है उतने उसकी dense pockets होते हैं बीच बीच में। तो dense pockets कितने हैं? Dense pockets में अभी क्या चल रहा है? What is the way they consume internet? And gap क्या है? हमारे मॉडल में क्या गैप है, और क्या हम सिग्निफिकेंटली इस शहर को कुछ दे सकते हैं? देखो, अगर कोई शहर है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ जैसा शहर है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, स्ट्रक्चर्ड है, जियो भी है, एयरटेल भी है, लोकल वाले भी है, तो मैं क्या कर लूंगा वहां पे? व्हाट इज माय रोल? देयर इज नो रोल। मतलब बोलेंगे जी पैसे वाले लोग हैं, वो है, ये, नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। देयर हैज टू बी अ गैप, यू हैव टू फिल सम गैप, यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इफ यू नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, डोंट बी देयर। तो सिमिलरली ये पहली चीज देखते हैं हम कि इस शहर में मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं यूजर की। अगर मैं सॉल्व कर सकता हूं तो मैं जाता हूं, अगर नहीं कर सकता तो कोई चाहे कितना भी चमकता हुआ शहर हो, हमें वहां जाना ही नहीं है। ठीक है ना? देन पार्टनर नेटवर्क है क्या वहां पे? जो पार्टनर्स आपके बन सकते हैं वैसे लोग हैं वहां पे, अगर वो हैं तो वेरी गुड। और फिर तीसरा है कि फाइबर अवेलेबिलिटी है क्या, जो आप लीज कर सकते हो फाइबर।
तो ये 3-4 चीजें होती है। वंस ये 4 चीजें टिक हैं तो वी टेक अ डिसीजन टू ग्रो। वहां जाके वही डेटा सेंटर एंड देन रिंग एंड देन अदर थिंग्स। Exactly. Now, one good thing is that see, we are Delhi, होम टर्फ हमारी दिल्ली थी। दिल्ली से शुरू किया मैंने, पहले से काम दिल्ली में किया, तो दिल्ली करना तो इजी था कंपेरेटिवली। दिल्ली के बाद वी स्टार्टेड इन 2015 में, मैं दिल्ली शुरू किया। 17 में हम सीधे हैदराबाद गए। क्यों? मैं कहा बिल्कुल डिफरेंट जो शहर हो वहां जाते हैं, जो नॉर्थ जैसा हो ही ना, दिल्ली जैसा हो ही ना, जहां पे सिस्टम और कल्चर दिल्ली जैसा हो ही ना, वहां जाते हैं। वहां सक्सेसफुल होगा तो ये नेशनल मॉडल है, वरना ये मॉडल है ही नहीं। तो हम हैदराबाद गए, और हैदराबाद में आज मतलब हम 18-19 में शुरू किया था हमने, तो आज वहाँ लाख यूजर हैं एंड इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। फिर हमने लगभग 20-21 में बैंगलोर शुरू किया, वहाँ भी लाख यूजर हो गए, वो भी है। फिर यूपी तो सारा ही है, फ्रॉम गोरखपुर टू मेरठ, लगभग सारे बड़े शहर हैं। यूपी तो खैर एक्सटेंशन नॉर्थ है, तो यहाँ तो हो ही सकता था। तो वैसे हम जयपुर गए, जयपुर में हमारे 25-35 हजार यूजर हैं आज। क्या बात सर। अभी ओवरऑल आपके एक्टिव यूजर कितने हैं और हर ईयर कितने ऐड हो रहे हैं लगभग? अभी हमारे 1 मिलियन यूजर हैं। अब हमारा ग्रोथ रेट इन शहरों से जिनमें ऑलरेडी हैं लगभग 10 से 15% है ये का। बट ये डिपेंड करता है, जैसे ही आपके पास नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड आए और आप नए शहर में जाओ, तब एकदम से ग्रोथ फिर से बढ़ता है। सी आई विल टेल यू समथिंग दैट ये धंधा किस तरह चलता है। मतलब आपने आइडेंटिफाई किया एक शहर, बोले जी मैं जयपुर जाऊंगा। अब जयपुर में ये 8 जगह है मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या किया, मैंने फाइबर, वो डेटा सेंटर लिया, फाइबर लिया, फिर पार्टनर बनाए और फाइबर डाल दी। खर्चा शुरू, डेटा सेंटर का भी, फाइबर का भी, लोगों का भी, सेल्स टीम का भी। चाहे आप एक कनेक्शन हो आपके पास, चाहे 1000 कनेक्शन हो, चाहे लाख कनेक्शन हो, खर्चा वही है, फिक्स कॉस्ट तो है, फिक्स कॉस्ट है। सो यू बर्न लॉट ऑफ मनी इन द फर्स्ट ईयर्स इन एनी सिटी यू गो। उसके बाद नेटवर्क फिल होना शुरू कर देता है। जब नेटवर्क फिल होता है, देन यू स्टार्ट इवनिंग आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन आफ्टर सम पॉइंट यू मेक मनी। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी लगती है, और उसमें धीरे धीरे रिटर्न आना शुरू होता है। ठीक है, अब दिल्ली मैच्योर मार्केट है, आराम से आपको 25-30% एबिटा दे देता है। बट नया शहर बहुत खाता है, तो फॉर दैट यू नीड आइदर मनी फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स। अगर आपका है वो पैसे, लगभग मतलब बड़े शहर को करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए हर महीने आपको डालना ही पड़ता है। अगर नहीं है तो फंडिंग चाहिए बाहर की। तो ये एक गेम है जो आपको, पिछले 1 साल से हमने सोचा अब एक काम करते हैं, आप ब्रेक मारते हैं, नए शहर में नहीं जाएंगे, अब अपना पीएनएल सुधारते हैं। ठीक है, तो हमने पीएनएल लगभग 0 से लेके अब आज लगभग 8-9 करोड़ का एबिटा हम बना लेते हैं आराम से यहाँ पे, मतलब इन एग्जिस्टिंग शहरों में। बट जैसे ही आप नया शहर खोलो, वो नीचे चला है, वो नेगेटिव चला जाएगा, तो फंडिंग लगेगी आपको ना। सर कॉस्ट बैकग्राउंड पे अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितना के खर्चा, जैसे आपने जयपुर की फॉर एग्जांपल बात की, तो एक डेटा सेंटर में कितना खर्चा लग गया मान लो, या रूटीन फाइबर बिछाने में लगभग पर किलोमीटर कितना खर्चा लग गया, और ओवरऑल ये जो सैलरी वैलरी है इसका कितना लग जाता है, ये ऐसे मान के चलो। अगर आप पर यूनिट ऐसा कुछ होता है कि भाई 1 यूनिट हम डेटा प्रोवाइड कराने में हमारा 5 रुपए खर्चा होता है, हम 8 रुपए लेते हैं, 3 रुपए, ऐसा कुछ है फिगर? इस तरह नहीं कर सकते, बट ठीक है, ये मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर समझने की कोशिश करो, हाँ, तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पार्टनर का कमीशन और डेटा सेंटर, फाइबर सब मिला के आपको कम से कम 350-400 रुपए लगता है। 400 रुपए आपका कॉस्टिंग है एट ए स्केल। पहले तो बहुत ज्यादा, मैंने आपको कहा ना, क्योंकि पहला कनेक्शन में तो आपको 1 करोड़ रुपए लगता है क्योंकि 1 करोड़ तो आपका जा ही रहा है ना, 1 करोड़ जाके एक कनेक्शन आ गया, तो 1 करोड़ का कनेक्शन आया। फिर 2 कनेक्शन आए तो 50 लाख का कनेक्शन हो गए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। द मोर यू फिल इट इन, द लेस इट विल बी। तो 20% का बिड्डा मान लें मोटा मोटी, मतलब 20% का मार्जिन हो गया जीपी। तो आपका मेन फोकस क्या हाउस होल्ड है पूरा या कॉर्पोरेट यूजर? सिर्फ हाउस होल्ड, ओनली हाउस होल्ड। बिकॉज अगेन आप प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कर रहे हो ना, आप अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। कॉर्पोरेट में तो है सारी प्रॉब्लम, वो तो पहले सब सॉल्व है। और आपको एयरटेल और बड़े कॉर्पोरेट्स कभी भी आपको मार सकते हैं, मतलब दे आर बेटर इन इट देन यू आर, दे विल ऑलवेज बी बेटर देन व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग। सो अगेन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड कि प्रलोभन और लालच बहुत आएंगे। मुझे हमेशा हर कोई बोलता है कि भैया तू कॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहा, तेरे पास दिल्ली के अंदर 7000 किलोमीटर फाइबर है, हर कॉर्पोरेट हर एंटरप्राइज है, तू 200 मीटर की दूरी पे है, तू फाइबर जोड़ दे, उसको सस्ता दे दे। बट मैंने कहा यार इसके लिए तो मैं शुरू नहीं किया था ना, मैंने तो अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया को देने के लिए शुरू किया था। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या मेरे से? अभी नहीं हुई, अभी बहुत प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने को। इसमें मुझे एबिटा थोड़ा मिल जाएगा
बट मैं कभी भी खत्म हो सकता हूँ। फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। मुझे नया सीईओ, नया सब कुछ, नया वर्टिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कॉल सेंटर उसमें काम नहीं आएगा, ये वाले सेल्स वाले इसमें काम नहीं आएंगे, वो वाला टेक सपोर्ट ये काम नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो मैं दो काम कर रहा हूँ, तो मेरा पहला काम जिसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट ली है, जो प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ, वो खत्म हो गया। सो यू कैन नॉट डाइवर्ट योर फोकस। ये लगता है प्रलोभन, बट ये प्रलोभन ही मार देता है अल्टीमेटली आपके बिजनेस को। सर मे बी आपका शायद वीसी सुन रहे हो, आपके वीसी ने आपको फोकस नहीं किया। नहीं तो आजकल के तो वीसी कहते हैं मैंने किया ना इन्वेस्ट, अब तो एक काम कर 5 चीज में घुस जा, 25 में घुस जा, जितनी जल्दी ग्रोथ करेगा उतना मजा आएगा। बिल्कुल वही मेरे साथ भी हुआ, बिल्कुल मेरे साथ भी वही हुआ। बट यू हैव टू पुश बैक। भैया तूने मेरे पैसे लगाए ना, किस लिए लगाए थे? इसके लिए लगाए थे ना, मैं तो यही करूंगा। सर अब थोड़ा इंडिया के इंटरनेट मार्केट को ऐसे समझते हैं, तो इंडिया इंटरनेट कैसे यूज कर रहा है? ब्रॉडबैंड से तो भी आपने बताया बहुत कम कर रहा है, तो परसेंटेज टर्म में बात करें तो कितना % इंडिया इंटरनेट यूज कर रहा है? पहली बात तो अगर यूजर्स में परसेंटेज में नंबर में बात करें, कितने लोग इंटरनेट की एक्सेस है आज के डेट में? जी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स लगभग 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन से इंटरनेट 3G 4G 5G यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं उसमें? मोस्टली तो व्हाट्सएप देख रहे हैं, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, या वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। अब वायरलाइन ब्रॉडबैंड का जो सवाल है, वो सिर्फ 4.5 करोड़ लोग घरों में। अब लोगों के पास नहीं होता, ये तो घरों में होता है। घरों में तो 4.5 करोड़ घर में वायरलाइन ब्रॉडबैंड लगा हुआ। अब आप मानो कितनी पॉपुलेशन है, एक घर में लगाओ 5 एवरेज लगाओ, तो 20 करोड़ लोगों के पास एक्सेस है ब्रॉडबैंड का, 140 करोड़ में से। ठीक है सर। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत काम करना है। अभी आपने सर कहा, मेरे को पच नहीं रहा अभी कि बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे चल रहा है पर कैपिटा पेनिट्रेशन। तो बहुत काम है इसमें सर। मार्केट जैसे अगर मैं इसकी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, 4.5 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें मार्केट शेयर की मैं बात करूँ कि भी किसका कितना है, जियो का या एयरटेल का, BSNL का, आपका कितना है मार्केट शेयर की? तो ये दो हैं, जियो और एयरटेल, ये अपने ही जोन में खेल रहे हैं। ये 1,500 शहरों में है, तो वो तो अलग जोन में है। उनके बाद के प्लेयर्स में ACT नंबर 1 है, और उसके बाद हम हैं। हैथवे यो क्रॉस्ड हैथवे, वो क्रॉस्ड हैथवे, क्या मतलब वहां से स्टार्ट किया था, उसी को क्रॉस कर दिया। सर एक चीज है, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ, और मैं जो एकदम मान लो 10वीं क्लास का बच्चा देख रहा है उसके लिए सवाल है, ये 2G 3G 4G 5G में फर्क क्या है? ये जी लगाने से हो क्या जाता है? 2G में 4G में 5G में फर्क क्या है? और आगे बात हो रही है 6G की भी, तो ये जी समझा दीजिए। जी बहुत ही मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है। ये सारे जी जो हैं, ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम, देखिए, एक आपका टावर है मोबाइल का लगा हुआ, और आपका मोबाइल फोन है। ठीक है। इस मोबाइल फोन और इस टावर के बीच में एक इनविजिबल पाइप है, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम की विड्थ कितनी है, वो जी पे डिटरमाइन करती है। उससे होता क्या है, उससे स्पीड ज्यादा होती है। जितनी बड़ी पाइप होगी उतनी ज्यादा स्पीड आएगी आपके फोन तक। ठीक है। ये मतलब ये फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। 2G में कम फ्रीक्वेंसी थी, 3G उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 4G उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 5G उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज्यादा बढ़ती है उससे स्पीड बढ़ती है, कैपेसिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पीड। आप मान लो वो इनविजिबल पाइप मोटा होता जा रहा है, तो तेजी से आ रहा है सामान। ठीक है। बट उसमें एक प्रॉब्लम भी है साथ में। प्रॉब्लम यह है कि जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही उस वेव की एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स गिरेगी। अगर तो 2G था, वो घर के अंदर अच्छा चलता था, 3G उससे खराब था, 4G उससे भी खराब था, 5G अंदर चलता ही नहीं है। तो वे तो उल्टा हो गया कि अगर जितना ज्यादा अपग्रेड होता जा रहा है, हमारा तो कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। हाँ, घर के अंदर उतना ही इशू है, उसको उतने ही ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। आपको 5G के लिए लाइन ऑफ साइट चाहिए हर टावर से। अच्छा, लाइन ऑफ साइट नहीं होगी तो 5G नहीं चलता। यहां पे आप कहीं भी इसके अंदर इंडोर में आप खोलिए, 5G नहीं होगा। हाँ, दिक्कत आती है, क्योंकि अंदर आएगा ही नहीं वो। तो ये एक विडंबना है। 2G होता तो आ जाता, 2G आ जाता है। और 5G अगर अंदर आना है तो 5G के टावर ज्यादा होने चाहिए, और टावर में लाइन ऑफ साइट भी होनी चाहिए, और टावर को दिखना चाहिए फोन। तो ये विडंबना है। तो 5G अगर मुझे चलाना है तो वो जो वायर के बिना चलेगा नहीं। वो 5G के लिए वायर नहीं होती, वायर तो वाईफाई होता है, वो तो अलग चीज हुई। घर के अंदर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आपको वायर ही चाहिए। On the go, while you are moving, while you are in metro, while you are in bus, while in car, mobile is best. एंड ऑल्सो इट कम्स विद डेटा लिमिट्स। डेटा लिमिट इसलिए है क्योंकि शेयर्ड मीडियम है, और ये आपको
करना नहीं चाहते, वरना अगर सारे एक साथ एक ही चीज एक ही टावर पे जुड़ जाए तो वो टावर बैठ जाएगा, चोक हो जाएगा। इसलिए हर कोई मोबाइल कंपनी आपको डेटा लिमिट देती है ताकि आप ज्यादा उसको चोक ना कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये शेयर्ड मीडियम है, लिमिटेड मीडियम है। बट वायरलाइन में ऐसा नहीं है, वायरलाइन में तार घर के अंदर आई और आपके लिए डेडिकेटेड तार है, उसमें आप टेक्निकली एक स्पीड भी अच्छी रहेगी और अनलिमिटेड रहेगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। सर स्टारलिंक क्या है? ये जो स्टारलिंक का बड़ा हल्ला हो रहा है, एलन मस्क स्टारलिंक लेके आ रहे हैं, तो वो पहली बात है क्या, नंबर 1। सेकंड, इट्स गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया? पहले देखते हैं है क्या स्टारलिंक। अब हमने देखा मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात की कि कैसे चलता है, टावर से आपके फोन तक आ रहा है। फिर हमने बात की वायरलाइन की, घर के तार आई। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां न टावर है और न तार है, ठीक है। उन इलाकों के लिए उसने क्या किया कि भैया ये अर्थ है मेरी, इस अर्थ के चारों ओर में सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशंस लगा दूंगा, मतलब लगभग 1000 सैटेलाइट चला दूंगा। वो हर कोई सैटेलाइट आपस में बात कर रहा है और हर कोई पृथ्वी का कोना कवर कर रहा है, ठीक है। चारों ओर से उसने सैटेलाइट लगा दिए, बहुत सारे सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशंस पूरी सैटेलाइट की, छोटे 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 वो एक वीडियो देखी थी, उसने भर रखा है पूरा, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, वो पूरा चारों ओर से भर दिया और पूरा अर्थ को कवर कर रहे हैं और आपस में ही बात कर रहे हैं। अब ये स्पेस में है तो आपको फाइबर नहीं चाहिए आपस में बात करने के लिए, तो इनविजिबल फाइबर है, वो लेजर लगाते हैं क्योंकि सीधे जाएगी, मतलब एक यहाँ है तो लेजर लगाओ तो बात करते रहेंगे आपस में ना, आपको तार नहीं चाहिए क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे इसने वो बना दिया और फिर पूरी अर्थ को कवर कर दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप जहाज में बैठे हो, आराम से आपको 100 MB की स्पीड पे इंटरनेट मिलता रहेगा। आप सी में हो, आराम से आपको 100 MB की स्पीड पे इंटरनेट मिलता रहेगा। आप चाहे डेजर्ट में हो, आप चाहे पहाड़ पे हो, आप चाहे जंगल में हो, हर जगह प्रॉपर कनेक्टिविटी। एक होती है थोड़ी कनेक्टिविटी जो आती थी जहाज में कभी कभी नहीं, ये प्रॉपर 100 MB की स्पीड आपकी आती रहेगी। तो ये है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट। अब बट अगेन ये आपके अर्बन एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। क्यों? फर्स्ट द कॉस्ट इज प्रोहिबिटिवली हाई, ये 4-5 हजार पर महीने की वाली स्टोरी है, ठीक है। और ये इसमें सैटेलाइट की एक डेफिनेट एज होती है, उसको रिप्लेस करते रहना है उसको, तो ये नीचे नहीं जाएगा कॉस्ट कि भैया बहुत सारे लोग आएंगे, उसका कॉस्ट, उसका स्पेक्ट्रम भी लिमिटेड है, उसका भी स्पेक्ट्रम भी यूज हो रहा है, वो भी लिमिटेड है, और वो भी उसको रिप्लेस करना है सैटेलाइट, तो ये कॉस्ट कम नहीं होगा। तो 4-5 हजार में it's great for resorts, it's great for unmanned प्लेस। एंटार्क्टिका में किसी को इंटरनेट चाहिए या पहाड़ पे चाहिए या डेजर्ट में चाहिए, तो उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अर्बन सेटिंग के लिए नहीं है ये, क्योंकि महंगा है और स्पीड दे पाएगा 100 MBPS 100 MBPS तक दे देगा, स्टेबल 100 MBPS मिलता रहेगा। बट उसकी अगेन वो लिमिटेशन है। बट अगेन अर्बन में वही है, 50 घर हैं, आपको छतरी लगानी है ऊपर तक, लगाते रहो। छतरी कहां से लगाओगे वहां पे? तो मतलब अब लक्ष्मी नगर में से छतरी दिखाओ, आसमान दिखाओ, उसको आसमान तो दिखता ही नहीं वहां से। तो यहाँ वही आपकी रेड सिटी, पिंक सिटी में छतरी दिखाओ, उसको तो दिखेगा नहीं जब तक वो आएगा नहीं। अच्छा, इसको मतलब जैसे भाई इंडिया के वैसे पॉलिटिकल डिबेट भी हो रही, वैसे डिबेट भी, एलन मस्क को मत आने दो इंडिया में, तो ये क्या सीन है? मतलब अब डर तो लगता ही है ना एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को कि भाई आ गया, आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जैसे भी आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, आ भी जाएगा तो क्या ही मार्केट शेयर लेगा। अगेन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि भैया सबको आने दो, लेट देयर बी कंपटीशन। व्हाई डू वी हैव टू फोकस ओनली ऑन वंस हु आर हियर? अगर अब हम इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी ए लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री एंड कॉम्पीट एंड बिकम वर्ल्ड क्लास ऑल्सो, हमें तो वर्ल्ड क्लास बनना है ना, तो विश्व गुरु भी बनना है, तो उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा मार्केट। आप ये इंसुलर मार्केट नहीं कर सकते, आपको टेम्पररी इसको चारों ओर से बंद करके नहीं कर सकते कि अब मैं अंदर जो करता रहूं, नहीं, आपको खोलना पड़ेगा और कॉम्पीट करना पड़ेगा ग्लोबली, जैसे चाइनीज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जाके कॉम्पीट कर रहे हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं। ये अपने आप को बंद करके थोड़ी कर रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं आ जाओ, मत खेलो, बाहर जाके खेलो। हाँ, हर जगह खेलना पड़ेगा। सर भी आप इंटरनल आदमी, आप कुछ चीजें जानते हैं, बीएसएनएल का जो डाउनफॉल है उसमें क्या मेजर रोल है? गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस है, 10 चीजें और भी है, पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या लगता है बीएसएनएल क्यों वर्कआउट नहीं कर पा रहा? सर फंडामेंटली गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। मतलब आप बिजनेस में, जैसे मैंने आपको कहा, आपको मर मिटने का जज्बा होता है। सरकारी एम्प्लॉय को क्यों होगा मर मिटने का जज्बा?
मतलब आप अपना पॉडकास्ट चला रहे हो, दिन में रात को काम कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, आंखों से चुभन बोल रही थे आप, हो रही है, क्यों हो रहा है ये आपका अपना काम है। दिस इज हु यू आर, यू रिलेट टू इट, यू हैव बिकम दिस। सो ये मर मिटने का जज्बा होता है। मैं सबको बोलता हूं और आपके दर्शकों को भी बोलता हूं कि अगर आप अपना धंधा करोगे, मैंने कहा इसमें अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बट ये भी होती है कि पर्सनल लाइफ नहीं होती। पर्सनल और प्रोफेशनल एक हो जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप सोने के बाद आप पहले बच्चों को देखोगे फिर वो, नहीं, काम हमेशा होगा, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। नींद में भी काम होता है, नींद में भी काम, सपने आते हैं काम के, और कुछ आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली तो प्रोफेशनल और पर्सनल वन एक बन जाता है, ठीक है ना। आप ऑफिस में बच्चा लेके आओगे कभी भी, वो भी वैसा भी होगा। तो सो दैट्स आल्सो, बट आप गवर्नमेंट को वो एक्सपेक्ट करोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई से वो कि वो ऐसा करेगा? नॉट पॉसिबल। वो कह रहा 6:30 बज गए, 6:30 बज के टाइम हो गया, निकलता हूं। तो सो आई मीन नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम सेइंग इट्स नॉट गवर्नमेंट्स थिंग टू डू बिजनेस। टेक्निकल लेवल पे भी इशू है कि भाई अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। टेक्निकल में हाँ, मतलब अगेन अब टेक्निकल जो एम्प्लॉई है वो बोलेगा मैं तो इसमें सेटिस्फाइड हूँ इससे जो चल रहा है, चाहे वो आगे बढ़ता रहे, यार मैं तो ठीक हूँ यार, मेरे अपने रिटायरमेंट में 2 साल है, नए से ट्रेनिंग करो, नए से सीखूं। तो सो इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एट मेनी लेवल्स। अदर देन दैट, सी पैसे की कमी नहीं है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट फंड्स है, तो यू कैन अपग्रेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट, but ultimately to do business and compete against private companies, private behemoths, such big companies, I don't think it makes logical sense to put taxpayers' money in doing business. Rather, government should facilitate doing business for others, make rules, make regulations, help others to grow. But खुद business करना तो मतलब गड़बड़। it's not just in telecom. I think in anything. गवर्नमेंट का काम बिजनेस की हेल्प करना है, ना कि खुद बिजनेस करना। गुरचरण सिंह ये क्या नाम है, उनकी बुक थी बहुत अच्छी, तो इंडिया ग्रोज एट नाइट। इंडिया रात को ही काम कर पाता है, दिन में तो भाई एक वो ऐसा है कि नॉर्मल जो एथलीट में सुना था मैंने, बिजनेस में भी है कि अगर इंडिया का कोई एथलीट परफॉर्म कर रहा है, उसको 100 नंबर लाने हैं, तो उस जैसे अगर कोई 100 नंबर लाना है गोल्ड मेडल के लिए, और फॉरेन का एथलीट है, तो फॉरेन का एथलीट कहता है 50 नंबर की मेहनत तो मैं कर लूंगा, 50 नंबर का सपोर्ट गवर्नमेंट देती है, और हम दोनों मिलके मेडल ले आते हैं। इंडिया में ऐसा है कि भैया अगर आपको 100 नंबर है, गोल्ड मेडल लाना है, तो एथलीट को 200 की मेहनत करनी पड़ेगी, 100 तो टांग खींच ली जाएगी उसकी, तब जाके उसके 100 आएंगे। तो वो गुरचरण दास जी का ऐसा था, इंडिया ग्रोज एट नाइट, यानी दिन में जो प्राइवेट प्लेयर है उन्होंने इंडिया बनाया है, गवर्नमेंट के भरोसे, गवर्नमेंट ने तो रोकने का ही काम किया है। सर ये जो मोनोपोली की पॉसिबल, हम देखते हैं कि धीरे धीरे केसेस में, जैसे अभी हम बहुत सारे सेक्टर देख रहे हैं कि पहले बहुत सारी फ्लाइट्स हुआ करती थी, अब धीरे धीरे इंडिगो, टाटा ने मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं। या हम जैसे बात कर रहे हैं सीमेंट में बहुत सारी कंपनियां थी, अब अडानी और बिरला मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 कंपनियां पहले वो टेलीकॉम में भी थी, अब 3-4 ही रह गई है। तो क्या ऐसा लगता है आपको आगे जाके इसमें भी ये चीज हो जाएगी और कुछ ही कंपनियां रह जाएगी? सर ये दिस इज अ कॉल दैट वी हैव टू टेक एज अ नेशन, कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम एक इंसुलर भारत जिसमें 2-3 कंपनियां सब कुछ करे वैसा बनाना चाहते हैं, कि हम अपने आप को खोल के वर्ल्ड को अपना प्लेग्राउंड बनाए और वर्ल्ड को यहाँ आने दे और काम करने दे। ये तो हमने एज ए कंट्री एक सोचना है कि क्या करना चाहिए। अब देखिए जो टैरिफ का वॉर चल रहा है वो क्या है, वो यही है, वो बोल रहे हैं आप खोलो अपने इकोनॉमी को, आप हमारे यहाँ सामान बेच रहे हो, हमें बेचने दो ना। अब 2 ही कंपनियां क्यों यहाँ पे कार्य बनाएंगी, 3 ही कंपनियां क्यों बनाएगी, 10 कंपनियां क्यों नहीं बनाएगी, हमारी कंपनियां क्यों नहीं बनाएगी? सो अल्टीमेटली आई थिंक देयर इज नो वे अदर देन दैट कि भैया आपको खोलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। पहले WTO था, एक ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें चल जाता था दाएं बाएं करना, बट अब तो 1-on-1 डील्स हो रही है ना कंट्रीज के साथ। वो तो बोले तुम खोलो तो मैं खोलता हूँ, तुम मेरे यहाँ बेच रहे हो तो मेरे को बेचने दो। So ultimately, I don't think this is sustainable for a country like India, which has to grow. अगर हमें ग्रो करना है 7-8% GDP ग्रोथ से, तो we have to open up. We have to open up, bring in more people to do business, and then compete. जो बेस्ट होगा कंपटीशन में वो बेस्ट है ना। हमें क्यों देखना कि मतलब ये इंडियन है इसलिए ये हमें प्यारा है, वो अमेरिकन है ये अच्छी गाड़ी बनाता है, सस्ती भी देता है, लेकिन मुझे प्यारा नहीं है, ऐसा क्यों होगा? नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ ना, बाहर के लोगों जब आपने अलाउ किया तो यहाँ के लोग भी सुधरे। जैसे मैंने महिंद्रा की केस स्टडी, होता है सर, महिंद्रा की मैं केस स्टडी कर रहा था कि महिंद्रा को पता है मैं अकेला ही हूँ, मेरे को जीप बनानी और कोई है थोड़ी मेरे टक्कर में, तो बहुत इनएफिशिएंसी थी। जैसे ही बाजार खोला, बाकी कंपनी आने लगी, महिंद्रा की एफिशिएंसी एकदम से सुधर गई। आपको मतलब छोटे होंगे, 1990 से पहले डेकेड्स तक, मतलब 30-40 साल तक यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी, एक एम्बेसडर, एक फेट। सरकारी लोग एम्बेसडर यूज करते थे, प्राइवेट लोग कभी कभी फेट ले लेते थे। 30 साल तक
और कोई गाड़ी नहीं थी, मतलब कोई एक कब का होगी, मगर मेजर ये थी एम्बेसडर फेट, वही टेक्नोलॉजी, वही कार, वही क्लच, कोई इनोवेशन नहीं। सडनली वो खोल दिया, मारुति आ गई पहले, उसके बाद पता ही नहीं, सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। इतने मॉडल से क्या चीज अब है? एग्जैक्टली ऐसे आपने कहा, महिंद्रा को चेंज करना पड़ा अपने आप को, बोलिए यार ये तो मर जाऊंगा मैं, वरना लोकल लोगों को चेंज करना पड़ा और आगे बढ़ गए, वरना बैठे रहते हैं वहीं पे। एफिशिएंसी ट्रिपल हो गई थी, मतलब वो तो फिगर्स है कुछ की, इतनी गाड़ियां बना रहे थे 50,000 लोग, बाद में उससे डबल गाड़ियां बना दी 25,000 लोगों ने। एग्जैक्टली 4x हो गया लगभग। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो देयरफॉर यू नो वी, इसमें पेट्रियटिज्म नहीं चलता कि भैया ये इंडियन है मैं महिंद्रा ही लूंगा, नहीं भैया जो मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देगा मैं वो लूंगा ना। सर एक और चीज है, जैसे जियो के आने के पहले टेलीकॉम में क्या था कि 200 GB 250 रुपए में 1 GB मिलता था। जियो एंटर हुआ, फॉर्मूला चेंज किया, अब रोज का 2 GB मिलने लग गया। तो क्या ऐसा इंटरनेट में पॉसिबिलिटी है कि अभी इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड में अपन दे रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा इनोवेशन और ड्रास्टिकली चीजें डाउन हो जाए? अगेन वही इशू है फंडामेंटली कि अब जियो भी है, एयरटेल भी है, तो इतना ड्रास्टिकली कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हर घर तक तार ले जानी है फिजिकली। मतलब मोबाइल में तो आपने टावर लगा दिया और पूरा मोहल्ले में जाके बेच दो, जैसे एफएमसीजी बेच रहे हो, सीबी बेचते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको फिजिकल तार ले जानी है और हर कनेक्शन पे मेहनत लगती है लगाने में, तो देयरफॉर यू नो यू विल हैव टू लिव विद इट। उतना नहीं हो पाएगा। उतना नहीं पाएगा। सर अगर मैं ग्लोबली कंपेयर करूं तो कॉस्ट मामले में हम सबसे सस्ते हैं, महंगे हैं, किस लेवल पे आते हैं ग्लोबली? हाँ हम सस्ते सबसे सस्ता डेटा। और स्पीड के मामले में? स्पीड में नाउ वी आर एट पार पे। सर एफयूपी की बात अपन करते हैं, जैसे भी आपने कहा ना कि जहां बाकी आपके कंप्यूटर कह रहे हैं कि मैं इतनी स्पीड ही दूंगा, इससे ऊपर स्पीड चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे, आपने कहा मेरे तो एफपीयू है, खुल आने दे। तो क्या उसको आने से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ती आपकी? नहीं पड़ती ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अब 80% आपके यूजर जो कंज्यूम कर रहे हैं वो लोकल कंटेंट से आता है, जो गूगल देता है, यूट्यूब देता है, नेटफ्लिक्स देता है, तो वो तो आपका लोकल आ रहा है ना, आपको खर्चा नहीं लग रहा। आप इसलिए आप ये वेरिएबल स्पीड रख रहे हो ताकि आपको स्पीड में पैसा मिले, प्राइसिंग वाला मिले। बाकी एक्स्ट्रा स्पीड का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है उसमें, खर्चा वही है। सर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉमिस हमें की जाती है कि एक्स स्पीड मिलेगी, कि अच्छा 20 Mbps मिलेगा, मान लो 100 Mbps मिलेगा, और हम जब उसको अप्लाई करते पता चलता है तो 70 से ऊपर जा रही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है। देखो फंडामेंटली बहुत चीजें हो सकती हैं, मतलब स्पीड आप प्रॉमिस एक्चुअली सिर्फ तार पे कर सकते हो कि भैया ये तार आपने कंप्यूटर में लगाई, इसमें 200 आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो आईएसपी की प्रॉब्लम है, तो आपका नेटवर्क वाले की प्रॉब्लम है। अगर आपकी तार में 200 आ रही है तो वो ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने वाईफाई डिवाइस लगा दिया, अब वाईफाई डिवाइस के सामने आप बैठोगे तो एक स्पीड आएगी, दूसरे कमरे में जाओगे तो स्पीड अलग आएगी, तीसरे कमरे में जाओगे तो स्पीड अलग आएगी। वाई? अगेन बिकॉज वही वॉल्स का चक्कर है। तो आपको ऑप्टिमम लोकेशन देखनी है, वाईफाई कहां लगाना है जिसमें ऑप्टिमम आपको स्पीड हर जगह आ सकते हैं। फिर भी स्पीड वेरिएबल करेगी डिपेंडिंग ऑन कितनी दूर जा रहे हो वाईफाई डिवाइस से। सर वीपीएन का क्या सीरीज है? कई लोग कहते हैं, कई लोगों के लिए वीपीएन क्या है, तो वो समझिए वीपीएन यूज करना सेफ होता है या क्यों यूज किया जाता है वीपीएन? होता क्या है? वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो क्या है कि मतलब आपकी अपनी एक टनल बना दी आपने, अगेन लेमैन लैंग्वेज में आपने एक टनल बना दी। वो टनल इंटरनेट मतलब एक माध्यम है जो सबके लिए खुला है, उसमें आपने एक टनल बना दी अपनी, और आप अपने डेस्टिनेशन तक निकल गए उस टनल पे। अब आपको लोकल आदमी को पता नहीं कि आप कहां से हो, और मतलब ये सिक्योरिटी वाला मैटर है क्या? बेसिकली अगर आपकी कोई साइट ब्लॉक है तो वीपीएन के थ्रू लोग वो साइट को एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो अपनी एक टनल बना दी उसने, वो दिखती नहीं है लोकल आदमी को कि ये कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, ठीक है ना। तो वो छुप गया उस टनल के अंदर, तो उसको वीपीएन बोलते हैं। तो वीपीएन इज टू एक्सेस की जो साइट नहीं खुल रही है वैसे ब्लॉक है उसके लिए सिक्योरिटी के लिए भी आता है। वो क्या होता है? वीपीएन ही होता है। तो बेसिकली क्या करती है ये मतलब पब्लिक इसलिए यूज करती है, एक्चुअल यूज इसका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्पोरेट हूं तो मैं अपना एक वीपीएन बनाऊंगा ताकि मेरा एक पैरेलल नेटवर्क बने, ताकि मुझे इंटरफेरेंस ना आए ओवरऑल एक्साइटल से, मतलब सॉरी इंटरनेट से। मतलब फॉर एग्जांपल हम 8 लोग हैं 8 शहरों में, तो हमारा एक वीपीएन होगा, हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए एक प्राइवेट नेटवर्क है, स्पीड अच्छी आ जाएगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, तो उसके लिए वीपीएन यूज होता है। अब लेकिन ये टनल है, उस टनल में तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, तो वो प्राइवेट लोग कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी का क्या सीन है? मैं नॉर्मली कहते हैं अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपका डेटा भैया पब्लिक है, वो कहीं से भी हैक हो सकता है, ये हो सकता है। सिक्योरिटी कैसे मैनेज करें अगर इंटरनेट पे रहते हुए? फंडामेंटली जब तक आप अपना एक्सेस नहीं दोगे तो वो होगा नहीं, मतलब इट्स नॉट हैकेबल इतना इजीली। जब आप वो कुछ उसको लिंक टच करोगे, जो मतलब देखो आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं इंटरनेट में। फंडामेंटली स्कैम क्या होता है कि भैया आपको एसएमएस आ रहा है, बोले ये क्लिक करो, उसके अंदर अपना ये 2-3 चीजें डालो, तब
आपका हैक हो सकता है। जस्ट बिकॉज आपका इंटरनेट कनेक्शन है, हैक नहीं होता है। जब तक आप अपना कोई डेटा शेयर नहीं कर सकते, डेटा पॉइंट शेयर नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट चीज शेयर नहीं कर सकते, वो ना करें अननोन लोगों को, तो आप सेफ रहोगे। जैसे ही आपने कुछ शेयर करना शुरू कर दिया, देन आप हैक हो सकते हो। सर अब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 सवाल जनरल ऑडियंस के लिए। एक की कोई व्यक्ति एक्स ये इंटरनेट ले रहा है अभी, तो ब्रॉडकास्ट कनेक्शन ले रहा है, तो क्या 2-3 चीजों का ध्यान रखे लेते समय? इनसाइड रिव्यू। सो फंडामेंटली पहले तो कि भैया ये फाइबर टू होम है कि कॉपर पे दे रहा है अभी भी, ठीक है। क्योंकि लोकल वो सारे अभी भी कॉपर यूज कर रहे हैं। आपको फाइबर टू होम चाहिए। फाइबर टू होम इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो कॉपर ना दे दे, फाइबर दे। फाइबर टू होम चाहिए मुझे, ठीक है। घर तक मेरी फाइबर आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये कंपनी के पीछे क्या बैकग्राउंड में क्या है, वो कहाँ से बैंडविड्थ लेती है। मतलब देखो, आज की डेट में इंटरनेट में 3-4 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। हर शहर में 3-4 होती हैं। एक तो 2 टेलको हैं, और अल्टीमेटली 1-2 प्राइवेट और प्लेयर हो सकते हैं। एक्सिटी हो सकता है या एक्साइडल हो सकता है। आपको देखना है कि आपके एरिया में बेस्ट कौन सा चलता है, कटिंग कहाँ ज्यादा होती है। यू हैव टू टेक सम, बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी हाइपर लोकल काइंड ऑफ थिंग कि एयरटेल इस मोहल्ले में तो बहुत अच्छा चलता है, गुड़गांव के मल्टी स्टोरी में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इस मोहल्ले में यार बहुत कटता है बार बार। सो यू हैव टू टेक सम रेफरेंसेस ऑफ द लोकल पीपल कि भैया ये वाली कंपनी नॉट नेसेसरली बिकॉज उसका नाम अच्छा है, एक्साइटल भी हो सकता है, एक मोहल्ले में बहुत चला है, दूसरे मोहल्ले में कटती बहुत आ रही है उसकी यार। सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट, अदरवाइज दे आर ऑल सेम नाउ। अदरवाइज देयर इज हार्डली, अब प्राइस पॉइंट और स्पीड आपको खुद देखना पड़ेगा स्टार्ट में। उसके अलावा जो इनसाइडर व्यू है, इनसाइडर आपको देखना कि आपके एरिया में वो नेटवर्क अप टाइम कितना है, दैट्स इट। कोई ऐसा की एरिया जहाँ पे कंपनियां कस्टमर को आउटस्मार्ट करती है, हमको सेफ होना चाहिए। जैसे आपने एक बताया कि चलो फाइबर टू होम का पैसा लिया, डाल दी कॉपर, एक तरीका ये। और कोई ऐसा तरीका जिसमें हम थोड़ा सतर्क रहें? आपको अल्टीमेटली देखना है कि आपकी स्पीड सिर्फ यूट्यूब की अच्छी आ रही है कि बाकी साइट्स की भी अच्छी आ रही है। क्योंकि मैंने कहा यूट्यूब अब लोकल होता है मोर और लेस, क्योंकि वो सर्वर लगा देते हैं। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल साइट्स पे जाके देखना पड़ेगा कि वहां स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि वहां तो नहीं खेल रही है। यूजुअली वहीं पे खेलते हैं। क्या करते हैं लोकल प्लेयर्स, वो आपको यूट्यूब की तो स्पीड अच्छी आ जाएगी, जो यूट्यूब की आ जाएगी, गूगल की आ जाएगी, जो कॉमन फेसबुक की आ जाएगी। Exactly. फिर आदमी को कहता है कि अच्छा दूसरी जगह जाएगा, वहां अटक जाएगा, वहां अटक जाएगा। तो आपको वो देखना है। गेमिंग में बहुत कटौती करते हैं क्योंकि वो लाइव होती है हमेशा, वो देखना चेक करें। आपको रियली चेक करनी है स्पीड, तो गेमिंग साइट्स पे जाइए आप। यूट्यूब जो कॉमन ये हाइपर स्केलर्स हैं, Amazon, यूट्यूब और फेसबुक, इसको छोड़ के बाकी साइट्स पे देखिए वहां स्पीड कितनी आ रही है, तब पता लगता है एक्चुअल क्वालिटी इंटरनेट की कैसी है। सर एक्सिडेल के एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर की बात करें? जी, जैसे मैं बोल ही रहा था, अल्टीमेटली 22 शहर से लेके हमको 100 शहर तक जाना है। आज हम 22 में हैं, हमको 100 तक जाना है अगले 3-4 साल के अंदर। उसके लिए विल हैव टू सीक न्यू राउंड ऑफ फंडिंग, जो अगले 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। देन विल गो टू नेक्स्ट 80 सिटीज ऑफ इंडिया। सर ये ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में आपको कैसा लगता है? अभी 4.5 करोड़ कनेक्शन है, ये बढ़ेंगे इवेंचुअली? देखिए, कंट्री के अंदर लगभग मरे दर्जे से 35 करोड़ घर तो है ही, है ना। 35 करोड़ घर, 35 करोड़ में मानते हैं लगभग 15 करोड़ तो गांव में होंगे, वो अभी नहीं लेंगे। ठीक है। कितने बचे? 20 में मानते हैं जी शहरों में रहते हैं 20 करोड़, उसमें बोलते हैं जी 10 तो बहुत ही पुअर हैं, वो नहीं ले सकते। 10 लेंगे? 10 लेंगे। जो मिडिल क्लास लोग हैं, 10 करोड़ घर हैं, उसमें भी सिर्फ 4.5 ने लिया अभी तक। तो भी डबल की ग्रोथ पेंडिंग है, दो गुना हो सकती है। 2 गुना हो सकती है, अगले 2-3 साल में ही होगी। जिसमें अभी 20 साल लगे थे, ये अगले 2-3 साल में होगी। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, करने वाला चाहिए। और सर एआई जो आ रहा है, एआई का कुछ यूज, मतलब एआई से कुछ आपकी इंडस्ट्री में इंपैक्ट पड़ रहा है? जी, बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये एआई अभी तो बैंडविड्थ हंग्री होता है। अब तो ये सूख लेता है, बिजली भी सूख लेता है, डेटा सेंटर स्पेस भी सूख लेता है, और बैंडविड्थ भी सूख लेता है। क्योंकि अभी एप्लीकेशंस उतने नहीं है, अभी तो आप चैट जीपीटी ही कर रहे हो। तो बट हाइप बहुत ज्यादा है, और इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस की जा रही है इसके अंदर, और इसमें एबिलिटी है जब तक इसके रिजल्ट दिखे, लेकिन काम तो शुरू हो रहा है ना। तो उस काम के लिए डेटा सेंटर स्पेस, बिजली और बैंडविड्थ सोख रहा है।
और हमारे लिए ये तो बैक एंड में हो रहा है, तो फ्रंट एंड में हमारे लिए यूज क्या है, बेसिकली एआई ड्रिवन हम अपने चैट बॉट्स बना रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, डाउन टाइम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी अल्टीमेटली आप एआई से बात करोगे, एआई बेटर जवाब देगा आदमी के, क्योंकि उसको वो सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, वो पहले ही बता सकता है कि क्या क्या हो रहा है। तो कस्टमर सपोर्ट में एआई का बहुत अच्छा रोल है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता अभी तक, बट हाँ ये है कि रिसोर्सेज काफी खा रहा है। सर बात करते हैं अपने एकदम पर्सनल और एंड की तरफ चल रहे हैं अपन, लास्ट में 2-4 सवाल फिर चलेंगे रैपिड फायर की तरफ। एक जो भी अपन ने कहा कि बिजनेसमैन है तो सुबह से शाम में स्ट्रेस रहना पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, काम रहेगा, सपने में भी काम आएगा, लेकिन उसको हैंडल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज की डेट में वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत डिबेट होती है, स्ट्रेस हैंडलिंग पे डिबेट होती है, तो आपका व्यू जानना है मुझे, वर्क लाइफ बैलेंस पे आपका क्या व्यू है, और ये स्ट्रेस जो हो जाता है इनएविटेबल है, इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, मतलब बिजनेसमैन के लिए वर्क ही लाइफ है, लाइफ वर्क है, और ये सब मिक्स्ड है। बट आपको स्ट्रेस ना हो वो इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस। आई डोंट थिंक काम करने से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है जब आप आगे फ्यूचर में रहना शुरू कर देते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप आज को ना देख के आप बोलोगे आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या पिछले महीने उसने मेरे साथ क्या किया। प्रेजेंट में जब आप रहोगे, काम करोगे, तो आप इतना फोकस कर रहे हो कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस प्रेजेंट में नहीं होता है। प्रेजेंट स्ट्रेस हमेशा फ्यूचर को के सपनों में आता है या पास्ट की यादों में आता है। ठीक है, स्टे फोकस्ड इन द प्रेजेंट, अपने काम में करोगे। जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस है अगर आप सोचोगे कल क्या होगा यार, कल उसमें से बात करनी है, फिर क्या करूंगा, या कल यार अच्छा नहीं हुआ, जो कल गुजरा वो अच्छा नहीं हुआ यार, उससे स्ट्रेस होता है। सो बट मजे की बात यह है, ना फ्यूचर आप कंट्रोल कर सकते हो, ना पास्ट कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आप प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हो, तो उसमें स्ट्रेस नहीं होता। सो ये फंडामेंटल फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यू कैन नॉट लिव इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट, तो स्ट्रेस नहीं होता। अमेजिंग। और उसके लिए प्रैक्टिसेस हैं, ये कहना आसान है और करना मुश्किल है। प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग मेनी फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, जो आपको प्रेजेंट में आपका अटेंशन ले आती हैं। तो luckily I have been lucky that I have been doing such meditations ever since I was a teenager. So I think those practices help. आपके चेहरे पे रिलैक्सेशन दिखता भी है। जी 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 जी। एक सर अपने एक आपका प्लेटफॉर्म है लॉन्च पैड कश्मीर जी, उसके बारे में बताइए, वो क्या है, क्या लॉन्च किया, उसका पर्पस क्या है? तो ये जब एक बार एक्साइटल चल निकला एंड आई अचीव्ड सम सक्सेस। अभी तो शुरुआत ही है खैर, बट ये पता लगा मुझे कि ये काम आता है, स्टार्टअप्स बनाना, कंपनी बनाना, लोगों को इंस्पायर करना, और मतलब लोगों को अपने साथ लेके कुछ एक एम तक पहुंचाना, ये आता है। देन व्हाई नॉट टीच दिस टू अदर्स। अब मुझे फंडामेंटली लगता है कि सोसाइटी को चेंज करना अगर आपको है, बातों से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता, अल्टीमेटली उनको रास्ता दिखा के बोले जाओ, ये तुम्हारा रास्ता है, चलो खुद करो, ठीक है ना। तो स्टार्टअप एक ऐसा चीज है जिससे मैंने सोचा कि आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कश्मीर अगेन, टू इफ आई वांट टू चेंज समथिंग देयर। या तो यहां से बातें करूं यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा वहां पे, नो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इफ आई कैन कंट्रीब्यूट, एंड आई कैन कंट्रीब्यूट इन अ वे विच कैन शो डायरेक्शन टू मेनी यंगस्टर्स देयर। मैंने 2012 में नया घर ले लिया कश्मीर में, वापस जाके श्रीनगर में मैंने घर ले लिया, और मैं जाता हूँ समर में एक कभी कभी, बट आई हैव अ प्लेस देयर। तो ये भी इसलिए कि या तो मैं बातें करूं, फेसबुक पे लिखूंगा हमारे साथ ऐसा हुआ वो हुआ, या मैं कुछ करूं। अगर इफ आई रियली केयर आई नीड टू पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, वेयर माई हार्ट इज। सो वहां पे कर दिया। और देन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए इंक्यूबेशन फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स ऑफ कश्मीर। इंक्यूबेशन फैसिलिटी क्या होता है? एक फैसिलिटी बनाई, एक फिजिकल स्पेस बनाई, वहां पे बोला कि भैया अगर आपके पास आइडिया है स्टार्टअप के लिए, आप आओ हमारे पास, हम आपको 0 से 1 तक ले जाएंगे। 0 से 1 का मतलब क्या होता है? लोगों को लगता है कि आइडिया आया और अब मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आइडिया पे पैसा नहीं मिलता। आइडिया के बाद आपको बहुत सारे मरहले, बहुत सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है। फर्स्ट आपको पिच डेक बनाना है, आपको ROI समझना है, आपको बिजनेस केस बनाना समझना है, बैलेंस शीट बनाना समझना है। उसके बाद आपको एक टेस्ट केस चाहिए, एक सैंपल जगह चाहिए जहां आप अपना आइडिया ट्राई करो। उसके बाद अगर वो सारे स्टेजेस होते हैं, उसके बाद आप जाओगे, पिच करोगे कि भैया आप मुझे पैसे दो, ये मैं कर चुका हूं। ये 0 से आइडिया से लेके फंडिंग तक पहुंचाने के लिए ये हमने एक, मान लीजिए, इंक्यूबेशन फैसिलिटी बनाई है वहां पे।
जहाँ पे हम वहाँ के स्टार्टअप्स को बोलते हैं आओ। कब कितना टाइम हुआ स्टार्ट को सर? 1-1.5 साल हो गया इसका। 1-1.5 साल। तो इसमें कितने स्टार्टअप अभी वर्किंग में है? अभी 7-8 स्टार्टअप्स को हमने लिया है अपने साथ और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे रास्ते में निकल जाएंगे, मतलब सी हमने स्टार्ट में आपको 8 घंटे लगाने हैं जी रोज, फिजिकल स्पेस है, आपको रोज 8 घंटे वहां आके बैठना है। फिर आपको हर महीने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है एक एस्पेक्ट की, चाहे आप बिजनेस केस की, चाहे आपको पिच डेक की, चाहे आपको बैलेंस शीट की, आपको हर महीने प्रेजेंटेशन देनी है। 6 महीने बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाओगे नहीं जाओगे, या आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको ये खुद को समझ में आ जाएगा हाँ ये करना है कि नहीं करना। बिकॉज ग्लैमर बहुत होता है दिमाग में, भैया मैं स्टार्टअप आइडिया करूंगा, स्टार्टअप में पैसा आएगा, फिर गाड़ी होगी, फिर होगा, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए काफी जूझना पड़ता है। तो वो जूझने की प्रैक्टिस हम पहले दे देते हैं कि भैया ऐसा है, उसके बाद आपको ऐसा कर दूंगा, मैं करके दिखा दे, पता पड़ जाएगा, होता तो नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो 6 महीने बाद अगर कर दोगे तो हम अपने कॉन्टैक्ट से यूज करके आपको इन्वेस्टर से भी मिला देंगे। समझाओ उनको। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो फाइनली चलते हैं सर अब रैपिड फायर राउंड की तरफ, क्योंकि हमने पूरा, अच्छा सर 1-2 चीजें सवाल और मैं सब सोचता हूँ, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और पैसे को लेके आपकी फिलोसॉफी क्या है? पैसा आपकी नीड्स को पूरा करता है। तो आपके पास इतना होना चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो पैसा इसीलिए चाहिए होता है दैट यू गो आउट ऑफ द साइकिल ऑफ स्लो अपग्रेड्स। मतलब इस स्लो अपग्रेड में अब नेक्स्ट महीने मुझे ये चाहिए, नेक्स्ट महीने मुझे ये चाहिए, फिर गाड़ी लंबी होगी, फिर घर बड़ा होगा। इस अपग्रेड से आप बाहर निकल जाओ और फिर आप वो करो जो आपको करना है। वरना अगर आप अपग्रेड के लिए काम कर रहे हो तो कभी भी आप अपना पोटेंशियल पूरा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप तो अपग्रेड के पीछे पड़े हो ना। आपको तो लंबी गाड़ी के लिए काम कर रहे हो, आप तो लंबे घर के लिए काम कर रहे हो, नहीं, उसके लिए नहीं काम करना होता। एक बार पैसा कमा के उसको छोड़ दो और तब काम करो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए वर्ल्ड के लिए। आई थिंक दैट्स मनी रिप्रेजेंट्स लिबरेशन फॉर मी, कि एक बार इस जंजाल से बाहर निकल जाओ और उसके बाद आप रियल कंट्रीब्यूशन निकालो। इतना पैसा कमा लो कि पैसे के बारे में सोचना ना। एग्जैक्टली। फिर अपनी मर्जी से अपना ये बात भी सही, अपने दिल का काम आदमी तभी कर पाता है। रोजी रोटी से तो बाहर निकलो पहले। एग्जैक्टली। इसको कहते हैं कीपिंग अप विद द जोन्स, मतलब पड़ोसी ने ये ले लिया मुझे भी लेना है, उससे निकल जाओ एक बारी, दिमाग से निकाल दो खत्म ये, और तब करो जो आपका मन में है। यार इंडिया में ये इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा, R&D क्यों हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं कहा पर कैपिटा इनको 5,000 के ऊपर तो चलते हैं। अभी रोजी रोटी से तो बाहर निकल लेते हैं। अभी तो 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं फ्री में। 80 करोड़ 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं सुबह शाम। तुम 140 करोड़ क्यों गिनते हो? अभी तो उनको तो वहां से बाहर निकालो, फिर देखेंगे आगे के बारे में। सर आते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ फटाफट। होम फॉर यू, कश्मीर और दिल्ली? बोथ। एक कश्मीरी फूड जो सबको ट्राई करना चाहिए। आई एम फूडी, नॉन-वेज फूडी, सो रिश्ता होते हैं मटन बॉल्स, वो सबको ट्राई करना चाहिए। वन कश्मीरी प्लेस यू रिकमेंड टू एवरीवन? अब बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड। पहलगाम यूज्ड टू बी माय फेवरेट प्लेस, बट नाउ सर आप दुनिया को इंटरनेट देते हो, सबका स्क्रीन टाइम आपने इंटरनेट देके बढ़ा रखा है, आपका स्क्रीन टाइम क्या रहता है डेली? आई ट्राई टू लिमिट इट, टू टेल यू द ट्रूथ। आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट। जब भी मैं देखो, अगेन इट्स नॉट सो रैपिड, बट लेट मी टेल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑडियंस। आप बेखबरी में अगर जब आप स्क्रीन खोलते हो ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। यू शुड नॉट डू इट विदाउट नोइंग यू आर डूइंग इट। मतलब आपको एआई कंट्रोल ना करे, आपको उनका मेटा का एआई कंट्रोल ना करे। आप चाहो जब देखो, when you are consciously doing it, जब आपको पूरा ख्याल है मैं ये कर रहा हूं, तब कर रहे हो तो कोई इशू नहीं उसमें। जब आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो ना, तो वो बीमारी है। तो वो ये क्या कहते हैं उसको, एक एडिक्शन है, डोपामिन एडिक्शन है। उससे बाहर निकलो। यू शुड डिटरमाइन, मतलब आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि ये मैं आधा घंटा ये करने वाला हूं, मैं ये चीज देखूंगा। अगर उसमें हो तो यू आर सेफ। एज सुन एज यू आर अनकॉन्शियसली डूइंग इट, you are screwed. So you need to be conscious of it. और मैं I try to be conscious. ये नहीं कि मैं कभी फंसता नहीं हूँ उसमें, मैं फंसता हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ, मेरा दिमाग बोलता है रुक जा, क्या कर रहा है, रुक जा, बंद कर दे। सर हमेशा यही होता है, जैसे आप दुनिया को इंटरनेट दे रहे हो, आप खुद इंटरनेट कम काम में लेते हो। मैं भी अगर सोशल मीडिया बात करता हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत कम रहता हूँ। Exactly. मतलब मेरे मोबाइल से फेसबुक और इंस्टाग्राम डिलीट है 1 साल से। इंस्टाग्राम मेरा भी डिलीट है। यूट्यूब पता नहीं क्यों डिलीट होता। यूट्यूब डिलीट का यूट्यूब नहीं डिलीट ही नहीं होता। यूट्यूब में इशू नहीं है। यूट्यूब में यू डिटरमाइंड, आप देखते हो, आप चूज लिखते हो आपको क्या देखना है, या आप चूज करते हो क्या देखना है। इंस्टाग्राम में थोड़ी है, पता नहीं क्या आता जा रहा है एंड यू आर डेड। 1 घंटा हो गया यार, मैंने क्या किया। सो आई यूट्यूब की शॉर्ट्स भी ऐसा ही कर देती है ना कभी। वो शॉर्ट नहीं देखने चाहिए, वो शॉर्ट उन्होंने फंसाने के लिए रखा होता है। तो आई बीन ऑलवेज रीडिंग, आई ऑलवेज प्रेफर्ड रीडिंग, आई एम स्टिल एविड रीडर, और मैं वो रिप्लेस करना चाहता हूँ हमेशा
ये मेरे पास ये है स्क्रीन है और ये किताब है, यार मैं छोड़ दे यार, ये पढ़ूंगा किताब है। ये मैं डिटरमाइन करूंगा मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, रात में कोई और मुझे बताए। एक टेक फाउंडर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे फ्यूचर में? हाँ इंटरेस्टिंग, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने यार। तो मे बी द फाउंडर ऑफ जोमेटो, दीपिंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई एक चेंज जो आप इंडिया के टेलीकॉम पॉलिसी में करना चाहोगे? I think we are highly over governed but under managed. Basically, it's highly restricted and highly governed. There is DOT, there is TRI, there is Information Broadcasting Ministry. इतनी मिनिस्ट्री हैं, इतने डिपार्टमेंट है जो आपसे डेटा लेते रहते हैं, पुलिस, CBI, IB, ये दे दो, ये दो. See, it's highly over governed. And but under managed at the same time. दुनिया भर के लोग लोकल चला रहे हैं without any gum, वो कुछ भी चला रहे हैं. So I think in such a environment, it's always important to limit number of policies, make it more liberalized, make it more open. भाई जिनको सबको डेटा देना है तो मैं सिंगल विंडो सिस्टम बना दो, सिंगल सिस्टम बना दो, और अगर आपको गवर्न भी करना है एक पॉलिसी बना दो, ये है, ये पॉलिसी फॉलो करो. यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अपनी अपनी पॉलिसी, आपको सबकी पॉलिसी माननी है आपको. सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो यू हैव टू मेक इट ईजियर, यू हैव टू मेक इट वेरी इजी. एक नया यूथ आए बोले मैंने ये काम शुरू करना है जी, इट्स वेरी इजी फॉर मी, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस. आप अपना सिक्योरिटी सारा कर लो, उसमें इशू नहीं है. बट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वही सिक्योरिटी क्लियरेंस करे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो यू हैव टू मेक डूइंग बिजनेस इजी. It is very important for growth of this industry or any other industry. Make it easy, let people do it. Take care of security, that's fine. But make it easy for people to do it. उनकी तरफ बैठ के देखो कैसा लगता है. And listen, last any one message to youth or anyone aspiring businessman जो करना चाह रहा है उसके लिए? एक ही मैसेज होगा कि न हार मानो और न पहले डर जाओ. देखो सबके लिए नहीं होता बिजनेस करना, सबके लिए नहीं होता स्टार्टअप बनाना. ये ग्लैमर के लिए नहीं बनाना होता स्टार्टअप. स्टार्टअप होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक इम्पैक्ट बनाने के लिए. और उसके लिए आप अगर if you want to make wealth, if you want to create wealth, if you want to create impact, the only way to do is to create your own thing. Nobody ever became wealthy by working for others. Nobody created any impact by working for others. So if you want to really contribute, I would say go ahead and do it, but don't be scared of failure. Failure is a way of success. और अगर आप determined हो, success will be yours. मुझे 10 साल अपना इन्वेस्टर ढूंढने में लगे और अगले और 10 साल सक्सेस मिलने में लगे, तो 20 साल कुछ नहीं होते. हर आदमी को ट्राई करना चाहिए. अगर आप में दृढ़ता है, निश्चय है, यू विल फाइंड सक्सेस. और नहीं है, डजंट मैटर, यू विल बिकम बेटर एट डूइंग जॉब दैट यू आर डूइंग. ग्रेट. तो थैंक यू विवेक जी फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट. आपने अपने ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री हमको पूरी समझा दी, एग्जिटल का बिजनेस मॉडल समझा दिया, एंड वी विश यू ग्रेट सक्सेस. अगले 10 साल बाद और आपका आईपीओ आए, आप यहाँ से 10x 100x जाए, फिर एक पॉडकास्ट दोबारा करें. थैंक्स राहुल. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू.